हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स स्किल्स लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? कैसी आपकी तैयारी चली हुई है? तो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर एचएसएससी टीजीटी के लिए पैडागोजी के मैराथन आपकी चली हुई है, जिसके अंदर यूनिट 1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है, 2 कंप्लीट हो चुकी है और 3 यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है, जिसके टोटल 4 वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो अलग से आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा मैराथन सेशन नाम से, ठीक है? तो आप वहां से देख सकते हो अगर आपने नहीं देखी है तो। आज बात करेंगे यूनिट 4 के बारे में, दैट इज स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, यानी कि स्कूल संगठन और नेतृत्व के बारे में। इसके अंदर काफी कुछ चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंप्लीट यूनिट 4 के जो जितना भी कंटेंट है उसको मैंने यहाँ पर पिक किया है आपके लिए। सारी चीजें यहाँ पर बाइलिंगुअल रहने वाली है और जिन्होंने भी पीडीएफ का एक्सेस लेना है वो यहाँ पर ले सकते हैं। 7419055279 पर व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो भी मैराथन की पीडीएफ है वो आपके इस पीडीएफ का पेड पीडीएफ का पार्ट नहीं है। तो अगर आप इसलिए पीडीएफ ले रहे हो कि आपको मैराथन वाला भी चाहिए तो प्लीज आई एम रियली सॉरी, आपको जो ये मैराथन वाली पीडीएफ है ये इसका पेड पीडीएफ का पार्ट नहीं है, ठीक है? तो ये आपको अवेलेबल नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं फटाफट से अपने सेशन की तरफ। लाइक से सब्सक्राइब रुकने नहीं चाहिए, कर दिया करो। क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप के अंदर जो हम बात करेंगे। भाई लीडरशिप को हमने पढ़ना है तो पहले समझ लेते हैं आखिर लीडर ही क्या होते हैं, भाई नेता होते क्या है, बिकॉज हमने नेतृत्व पढ़ना है। तो हम लीडर के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो लीडर इज समवन हु इंस्पायर्स पैशन एंड मोटिवेशन इन द फॉलोअर्स। एक नेता वो होता है जिसको बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं, ठीक है? उसकी हर बात को यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं, उसकी हर एक बात को मानते हैं। तो एक लीडर वो होता है जो काफी लोगों को इंस्पायर करता है, उनके अंदर जो जुनून है, एक तरीके की जो प्रेरणा है उसको कहीं ना कहीं क्या करता है, मोटिवेट करता है अपने अनुयायियों की। तो उस जो एक लीडर होता है उसका एक बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट होता है उसके फॉलोवर्स के ऊपर। उसके फॉलोवर को लगता है कि ये जो इंसान है, जिसमें पर्टिकुलर इंसान के हम साथ हैं, वो एक तरीके से एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी लेकर के चलता है और कहीं ना कहीं लोगों को मोटिवेट करने का काम करता है कि वो कहीं ना कहीं अपने गोल में क्या करे, अच्छे से उनको अचीव कर सके। तो एक लीडर ये होता है। अ लीडर इज समवन विद अ विजन। एक लीडर का एक विजन होता है और एक पाथ होता है टू रियलाइजिंग इट। विजन का मतलब क्या होता है? विजन का मतलब होता है ये फ्यूचर से रिलेटेड होता है, काइंड ऑफ। मतलब कि ये है कि एक लीडर का एक विजन, एक दृष्टिकोण होता है कि उसको करना क्या है। जैसे मेरा एक विजन है इस पूरी यूनिट को करवाने का। मेरा विजन क्या है? मेरा विजन ये है कि आपको एंड ऑफ द इस यूनिट जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स कराऊं तो आपके ये क्वेश्चन आंसर जो है आपको अच्छे से बन जाए, आपको ये टॉपिक इतना अच्छे से समझ में आ जाए। तो मेरा ये एक विजन है, ठीक है, जिसको मैंने आपके सामने यहाँ पर रखना है स्टेप बाय स्टेप। मैं आपको सारी चीजें कराऊंगी बट मेरा विजन ये है। किसी भी एक टीचर का विजन क्या होता है कि जो भी पर्टिकुलर टॉपिक को वो क्लास में पढ़ा रहा है उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बच्चों को कंपिटेंसी आ जाए, बच्चे जो है उस चीज को अच्छे से समझ जाए, वो उसका एक विजन होता है। यानी कि एक मकसद आप कह सकते हो कि हम कोई चीज कर रहे हैं तो वो किस पर्पस के साथ कर रहे हैं। तो एक यहाँ पर जो लीडर होता है उसका एक विजन होता है जिसको वो पूरी तरीके से सेट करके रखता है और लोग उस चीज को कहीं ना कहीं रियलाइज कर पाते हैं, उसका इफेक्ट इतना अच्छा होता है। अब लीडर एज अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, आपको सिलेबस में लिख करके दिया गया है लीडर एज ए रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर। गोल सेटिंग भी है, विजन भी है एंड एवरीथिंग है। तो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? जब हम अपने ही कार्यों को रिफ्लेक्ट करते हैं, जब हम अपने ही किए गए कार्यों के प्रति चिंता व्यक्त करते हैं, चिंतनशील होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल आप देख सकते हो। मान लो कि मैं जैसे आपको ये आप मान लीजिए कोई आपने एक टॉपिक पढ़ा है और उस टॉपिक के अंदर आप जब क्वेश्चन आंसर्स बनाने बैठे तो आपको मान लो भाई वो टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर नहीं हुआ और आप क्वेश्चन आंसर्स नहीं बना पाए, तो आप अपने आप में रिफ्लेक्ट करेंगे कि जितना मैं अभी तक पढ़ करके आया हूं या पढ़ करके आई हूं मेरे लिए कहीं ना कहीं जो है इनफ नहीं है, मुझे और भी ज्यादा चीजें पढ़ने की जरूरत है, तभी मेरे क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे बनेंगे। तो आपने अपनी लर्निंग को क्या किया है? रिफ्लेक्ट किया है, यानी कि आपने देखा कि अभी तक आप क्या चीज करके आए हो और क्या आपके लिए सही है और कितना आप जो है छोड़ करके आए हो। तो वो जो खुद के अंदर जो आपने झांका है, जो आपने एक तरीके से खुद को रिफ्लेक्ट किया है, वही आपका इस चीज के अंदर रिफ्लेक्टिव वर्ड का मतलब यही होता है। तो जो लीडर होता है, एक नेता होता है, हु टेक्स द टाइम टू कंसीडर हिज एक्शन, डिसीजन, इवैल्यूएट देयर इफेक्टिवनेस एंड मेक एडजस्टमेंट एज नेसेसरी। एक नेता का काम ये नहीं होता कि उसने बस बता दिया और अब कोई माने चाहे ना माने, बट एक जो अच्छा नेता होता है वो अपना पूरा प्रॉपर एक टाइम लेता है, अपने कार्यों और निर्णयों पर विचार करने के लिए पूरा अपना समय लेता है कि भाई वो जो कार्य कर रहा है, जो भी उसने डिसीजन लिए हैं अपने फॉलोवर्स के लिए, या फिर एक टीचर अगर एक लीडर का काम करता है
तो वो अच्छे से सोचता है कि वो जो कुछ भी चीज कर रहा है उसके बच्चों के लिए वो कहीं ना कहीं सही है या नहीं, या फिर वो ऐसे टाइम पास है सारी चीजें। तो वो इवेलुएट करता है सारी चीजों का, मूल्यांकन करता है यहाँ पर, ठीक है, कि जो चीजें वो टीचर करा रहा है वो इफेक्टिव है कि नहीं, बच्चों के लिए अच्छी चीजें वो है या नहीं। और जरूरी एडजस्टमेंट, जितने भी समायोजन की जरूरत है, जितने भी नेसेसरी एडजस्टमेंट की जरूरत है, उनको भी करता है बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग। बिकॉज हम यहाँ पर टीचर बनने जा रहे हैं तो हम टीचर की ही बात करेंगे। आप लोग अपने बच्चों के लिए एक लीडर का काम करेंगे और आप अपने बच्चों के लिए वो हर संभव चीज करेंगे जो आपके बच्चों के लिए सही हो, और आप अपने अकॉर्डिंग जो है बच्चों के नीड्स को देखते हुए कुछ पर्टिकुलर चेंजमेंट भी अपने अंदर भी लाएंगे, अपनी टीचिंग लर्निंग के अंदर भी लाएंगे, क्लासरूम के अंदर भी लाएंगे। तो वो सारा इस चीज का क्या हो जाता है, पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर भी होने चाहिए हो। अगर आपके अंदर किसी भी चीज की, मान लीजिए कोई भी अगर फीडबैक अगर दे रहा है तो आप उस चीज के अंदर एक पर्टिकुलर चेंज भी लेकर के आते हैं, तो वो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर हो जाता है। जैसे मैं इसको अगर समझाऊं कि जैसे मेरे से अगर कोई कह दे कि मैम आप ऐसे ऐसे समझा रहे हैं, आप इसमें ये भी पर्टिकुलर चीज आप ऐड कर सकते हो या फिर आप इससे ये हटा सकते हो, ऐसे काइंड ऑफ फीडबैक अगर कोई दे, तो फिर मैं उस चीज के बारे में सोचूं कि अच्छा ये ठीक है, ये कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव आपके लिए हो सकता है, आपके लिए कहीं ना कहीं सही हो सकता है। तो अगर मैं उस चीज के अंदर बदलाव लाती हूँ, अगर मैं उस चीज को मानती हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं इस चीज का क्या हूँ, हिस्सा हूँ, ठीक है। तो ये है इस सारी चीज के अंदर। नेक्स्ट है एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, अ मैनेजर हु मीट्स रेगुलरली विद हिज टीम टू डिस्कस रिसेंट प्रोजेक्ट्स एंड कलेक्ट फीडबैक। यानी कि किसी कंपनी का एग्जांपल लगा लो, ये कि कोई मैनेजर है, वो अपने जितने भी उसके एम्प्लॉयज है उनसे रेगुलरली मीट करता रहता है, उनसे रेगुलरली मिलता रहता है, नियमित रूप से उनसे मिलता रहता है और फीडबैक कलेक्ट करता है। भाई एक लीडर है वो, और एक अच्छा लीडर वही है जो हमेशा फीडबैक लेता है। जैसे मैं आपसे अगर ये सेशन करा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको बोलती हूँ कि बताओ अगर किसी चीज की भी रिक्वायरमेंट, आपको कुछ ऐड करना है, कुछ हटाना है, तो आपको एक फीडबैक होता है। जैसे मैं आपको एंड ऑफ द सेशन बोलती हूँ, भाई आप कमेंट करके बताया करो अगर आपको कुछ भी चीजें अगर सही नहीं लगती है, या फिर आप कुछ भी ऐड करवाना चाहते हो या फिर कुछ और, तो एक फीडबैक की यहाँ पर जरूरत होती है, एक जो अच्छा लीडर है उसको, ठीक है। तो फीडबैक यहाँ पर मांगा जाता है, बिकॉज उसके लिए जो भी एक अच्छा नेता होता है, उसके लिए उसकी जो जनता है, जो उसके फॉलोवर्स है, जिनका वो लीडर है, जो टीम है उसकी, उसके लिए उनका जो फीडबैक है वो काफी मायने रखता है एक लीडर के लिए। और इंफॉर्मेशन लेता है टू इंप्रूव हिज लीडरशिप स्टाइल एंड मेक्स मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन। वो एक तरीके से फीडबैक लेता है कि मेरे अंदर कुछ चेंज करने की जरूरत तो नहीं है, क्या आपको मेरे अंदर कुछ ऐसा लग रहा है कि भाई जो आपके लिए बहुत रिजिड हो या फिर बहुत सॉफ्ट हो। एक तरीके से फीडबैक लेता है और खुद को फिर उसके अकॉर्डिंग ढालने की कोशिश करता है। तो एक अच्छा लीडर वो होता है जो अपनी कमियों को, अगर उसके अंदर कोई कमियां हैं तो उस कमियों को अच्छे से डील करे। ऐसा नहीं है कि वो उन पे कहता है कि नहीं तुम्हें नहीं समझ में आ रहा। जैसे अगर मैं बोल दूं, अगर आप मेरे को कोई फीडबैक दो तो मैं कहूं नहीं तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं तो ठीक ही हूं, वो फिर एक अच्छा लीडर की क्वालिटी नहीं है, फिर वो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर नहीं है। बट अगर मैं उस चीज को एक पॉजिटिव वे में लूं और फिर मैं उस चीज को अपने ऊपर अप्लाई करूं, बिकॉज कोई भी यहाँ पे परफेक्ट नहीं है, कोई भी, चाहे कोई टीचर हो, चाहे फिर वो कोई भी कितना बड़ा आदमी भी हो, कोई भी यहाँ पे परफेक्ट नहीं है, किसी ना किसी से कुछ ना कुछ मिस्टेक होती रहती है। तो अगर एक लीडर इफेक्टिव तभी होता है जब वो अपनी जो मिस्टेक्स हैं उनको एक्सेप्ट करे, उनके अंदर एक पर्टिकुलर चेंज लेकर के आए, बदलाव लेकर के आए। तो वो सारे यहाँ पर इसका एग्जाम्पल हो जाता है, जो कि एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट होता है, अब एक लीडर एक टीम बिल्डर का काम भी करता है। भाई एक लीडर है, एक नेता है, उसका एक पर्टिकुलर टीम है। जैसे मान लीजिए आप टीचर हो तो आपकी टीम कौन हुई? आपकी टीम आपके स्टूडेंट्स हुए जिनको आप पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप एक टीम बिल्डर का काम भी यहाँ पर कर रहे हो। आप बच्चों के साथ एक अच्छा रिलेशन भी यहाँ करके बना करके चल रहे हो, बच्चों के अंदर एक यूनिटी आप लेकर के आ रहे हो। तो एक लीडर ऐसा होता है वो फोकस ऑन क्रिएटिंग ए पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव टीम डायनेमिक, फोस्टरिंग कोलैबोरेशन एंड एनकरेजिंग कम्युनिकेशन अमंग टीम मेंबर्स। यानी कि एक नेता जो कि एक सकारात्मक और उत्पादक टीम की को जो है गति प्रदान करता है, एक तरीके से सहयोग को बढ़ावा देता है, कोलैबोरेट करके रखता है सभी को, और उनके अंदर जो भी बातचीत का जरिया उसको एनकरेज करके रखता है। भाई एक टीचर अच्छा वही होगा जो पूरी क्लास को जोड़ करके चलेगा। ऐसा नहीं है उसने आधा टुकड़ा इधर बखेर दिया, आधा उधर बखेर दिया, 4 बच्चे उधर कर दिए हैं। वो पूरी क्लास को एज ए होल लेकर के चलेगा, सभी के साथ इंटरेक्ट करते हुए चलेगा, एक टीम बना करके चलेगा। जैसे अगर आप एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कोई कंपनी वगैरह में अगर कोई काम हो रहा है, किसी प्रोजेक्ट पे अगर वर्क हो रहा है, तो हम जब उस टीम को असाइन करते हैं, भाई एक पर्टिकुलर 3-4 बंदों की या फिर कितने भी बंदों की एक टीम हो सकती है, तो उनके ऊपर एक हेड होता है जो उनका लीडर होता है। वो जो लीडर है उन सबको इकट्ठा करके चलेगा ताकि जो प्रोजेक्ट हो रहा है उसका काम अच्छी तरीके से हो, प्रोडक्टिव रिजल्ट वहां पर निकल के आए। ऐसे ही एक लीडर का, जो कि टीचर के बारे में अगर बात करें तो टीचर एक लीडर होता है जो अपनी टीम को बिल्ड करने का काम करता है, एक अच्छा रिलेशनशिप बना करके चलता है और कहीं ना कहीं चीजें
पॉजिटिव वे में लेकर के चलता है ताकि कम्युनिकेशन यहाँ पर अच्छे से बने। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर है यहाँ पर कि एक सीईओ है, भाई ये किसी भी कंपनी का सीईओ होता है, who regularly brings his employees together for team building activities and encourage open communication channels to foster sense of unity। यानी कि एक अच्छा सीईओ जो भी एक लीडर का काम करता है वो अपने जितने भी उसके एम्प्लॉयज है कंपनी के अंदर उन सभी का एक टाइम मीटिंग नहीं होती रहती है उनकी, जैसे स्कूल के अंदर भी मीटिंग्स चलती है टीचर्स के साथ, प्रिंसिपल वगैरह की, डायरेक्टर वगैरह की, इन सबकी मीटिंग्स चलती है। तो वो एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपने सभी टीचर्स से क्या मांगे, एक राय मांगे, एक परामर्श आप कह सकते हो, कंसल्टेंट आप बोल सकते हो कि आपस में मिलकर के काम करें कि बताओ भाई आपको कुछ चीजें सही लग रही नहीं लग रही हो तो आप हमें बता सकते हो, स्कूल के अंदर किसी भी प्रकार का चेंज करने की जरूरत है तो आप बता सकते हो। तो ये सारा इसका एग्जाम्पल है कि एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपनी टीम को बिल्ड करने का काम यहाँ पर करता है। ठीक है, एनकरेज करता है ओपन कम्युनिकेशन की, जो खुली रूप से वार्तालाप करने को यहाँ पर, और एक फोस्टर एक यूनिटी को, एक एकता को यहाँ पर बढ़ावा देते हैं, कोहेशन बिटवीन द कंपनी। ठीक है, और खुले संचार को, एक सामंजस्य को, एक एकता को यहाँ पर बढ़ावा देने का काम करता है एक लीडर। तो ये लीडर की कुछ क्वालिटीज यहाँ पर चल रही है। उसके बाद इनिशिएटर, प्रारंभ करता, किसी भी काम को स्टार्ट सबसे पहले कौन करेगा, किसी भी काम को स्टार्ट सबसे पहले लीडर ही करेगा। भाई जब तक लीडर ही आगे नहीं बढ़ेगा उसके जो फॉलोवर है, उसका जो टीम है वो कैसे आगे आएगी। तो लीडर सबसे पहले किसी भी काम को इनिशिएट करता है, उसके बाद टीम जो है यूनिटी के साथ मिलजुल उस काम को क्या करती है, पूरा करती है। तो इनिशिएटर भी होता है एक लीडर, एक काम की शुरुआत भी करके देता है ताकि जो उसके टीम मेंबर्स है वो उससे सीखे, उनको ये लगे कि हाँ हमारा लीडर सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि बस ऊपर ऊपर से बोल करके जा रहा है, कि उन खुद को जो है इंक्लूड करके रखता है लीडर। ठीक है, लीडर प्रोएक्टिव होता है एंड टेक्स चार्ज, ऑफन टेक्स द इनिशिएटिव टू स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट और इनिशिएटिव, खुद से इनिशिएटिव लेता है जो लीडर होता है। फिर आप चाहे क्लासरूम में देख करके चलिए, आपको कोई प्रोजेक्ट अगर टीचर देता है, जैसे अगर आप मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट देंगे अपने बच्चों को, तो आप सबसे पहले उनको बताएंगे भाई आपको ऐसे ऐसे करना है, आप ऐसे कर सकते हो, आप यहाँ से चीजें ले सकते हो, ऐसे पूरा उनको बता देंगे, आप पूरा इनिशिएशन यहाँ पर दिखाएंगे, उनकी आप हेल्प भी करेंगे, टाइम उनको आप यहाँ पे सपोर्ट भी करेंगे। तो एक तरीके से इनिशिएशन है, तभी तो आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे, तभी तो आपके बच्चे उस प्रोजेक्ट को पूरा कर पाएंगे। तो एक इनिशिएटर यानी कि प्रारंभकर्ता की भूमिका भी एक लीडर की होती है, टीम बिल्डर की होती है, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर होती है, इनिशिएटर प्रारंभकर्ता की भूमिका भी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर लेके चले तो एक मैनेजर होता है who sees an opportunity for a new product line, initiate research and development, leads the team through the process and brings it to the market। यानी कि कोई भी मैनेजर है, जैसे कोई किसी कंपनी की बात करेंगे तो एक पूरी अपॉर्चुनिटी लेता है किसी भी प्रोडक्ट को लाइन में लाने के लिए, तो सबसे पहले वो खुद से सारी चीजें इनिशिएट करता है, उसके बाद अपने टीम मेंबर को इंक्लूड करता है एंड देन फाइनल चीजें कंप्लीट करके मार्केट के अंदर वो सारी चीजें यहाँ पर ब्रिंग आउट होती है। तो ये एक पूरा इसका एग्जाम्पल हो जाता है कि एक जो लीडर होता है वो खुद से इनिशिएट करता है, ऐसा नहीं है कि उसने बस अपने टीम मेंबर को बोल दिया कि ये चीजें करनी है, मुझे नहीं पता कहां से करोगे। तो अब लीडरशिप में बहुत तरीके की होती है, ठीक है, बहुत तरीके की होती है जो नीचे आप पढ़ोगे, बट एक अच्छा लीडर वही होता है जो इनिशिएशन भी लेता है। नेक्स्ट है लीडर का जो है एक कोच के रूप में भी भूमिका होती है। आप सभी को पता है ना कोच क्या होते हैं, प्रशिक्षक होते हैं, और एक मेंटर के रूप में भी एक लीडर होता है। ठीक है, तो लीडर हु हेल्प्स अदर डेवलप देयर स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफन थ्रू मॉनिटरिंग एंड गाइडेंस। एक लीडर वो होता है जो लोगों को मेंटरिंग करता है, लोगों को उनको मॉनिटर करता है, उनको टाइम पे गाइडेंस देता है। गाइडेंस का मतलब क्या होता है, जो मैंने आपको कल बताया था ना, दोनों के बीच में डिफरेंस बताया था। गाइडेंस क्या होती है, काउंसलिंग क्या होती है, पढ़ना है आपने उसको अच्छे से। तो प्रॉपर टाइम पे क्या गाइडेंस भी उनको देता है और उनकी जो स्किल्स होती है उनको डेवलप करने का काम होता है। तो एक कोच का यही भूमिका होती है। जैसे मान लीजिए हमारे जितने भी प्लेयर होते हैं, जैसे कबड्डी के आप लगा लीजिए या फिर आप रेसलिंग के लगा लीजिए, तो पूरा वहां पे जो भी कैसे वो परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे एथलीट्स कैसे वहां पे परफॉर्म कर रहे हैं, उनको पहले देखते हैं अच्छे से। उसके बाद उनको अगर वो किसी भी प्रकार की कमी लगती है तो उनको वहां पर सपोर्ट करते हैं, उनको वहां पर गाइड करते हैं कि आप ऐसे यहाँ पर गलत कर रहे हो, और उनका जो स्किल है उसको डेवलप करने में हेल्प करता है। तो कोच की भूमिका, लीडर जो है एक कोच के रूप में भी होता है। टीचर की अगर बात करें तो टीचर भी स्टूडेंट के लिए कोच के रूप में काम करता है। उनको जहां पर भी समस्या आ रही है तो टीचर टाइम पे उनको गाइड करता रहता है, उनको सपोर्ट यहां पर देता रहता है। ठीक है, तो टीचर का रोल एक कोच के फॉर्म में भी आ जाता है। एग्जाम्पल की अगर बात करें, अ मैनेजर हु टेक्स द टाइम टू वर्क विद टीम मेंबर। अब एक मैनेजर है जो टाइम ले रहा है टू वर्क विद टीम मेंबर वन बाय वन, प्रोवाइडिंग द फीडबैक एंड एडवाइस टू हेल्प देम इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस एंड रीच देयर गोल। यानी कि कोई मैनेजर है वो एक तरीके किसके भूमिका में है, वो एक लीडर की भूमिका में है।
और वो अपने जितने भी एम्प्लॉइज हैं उन सभी को वन बाय वन डील करता है, उनकी चीजों को मॉनिटरिंग करता है एंड देन बाद में उनको फीडबैक प्रोवाइड करता है। किसी भी प्रकार की एडवाइस की जरूरत है तो वो उनको देता है और जिससे उनको क्या होता है, उनको हेल्प होता है ताकि इंप्रूव हो उनकी परफॉर्मेंस और उनके जो गोल्स है वो यहाँ पर अकम्प्लिश हो पाए। यानी कि वही बात है कि एक कोच के रूप में उनकी जो भी स्किल्स है उनको डेवलप करने का काम यहाँ पर हमारे लीडर करते हैं। ठीक है, तो ये लीडर की कुछ क्वालिटीज है जो आपने यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेनी है। मेंटर के रूप में काम करते हैं लीडर, आपने ये शब्द भी बहुत बार सुना होगा और आप सभी को पता भी है ये सारी चीजें। अ लीडर हु सर्व एज अ रोल मॉडल, मेंटर का मतलब क्या होता है, एक रोल मॉडल का काम करता है जिससे काफी लोग प्रभावित होते हैं। एंड मेंटर प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड सपोर्ट टू दोज हु लुक अप टू हिम, यानी कि जो लोग भी उनके उसके साथ रहते हैं, जो लोग भी उसको जो है एक मेंटर के रूप में देखते हैं, गुरु के रूप में देखते हैं, एक रोल मॉडल के रूप में देखते हैं, वो जो होता है एक लीडर जो होता है वो मेंटर के रूप में होता है और उनको गाइडेंस और सपोर्ट टाइम टाइम यहाँ पर प्रोवाइड करता रहता है। जैसे एक सीनियर एग्जीक्यूटिव है हु टेक्स ऑन ए जूनियर एम्प्लॉय एज अ मेंटर ऑफरिंग डिवाइस, जैसे कोई सीनियर है यहाँ पर, जैसे आपने कंपनी का छोड़ो, आप मान लीजिए आप टीचर बन गए, चलो मैंने आप सभी को जॉब लगवा दी, टीचर बन गए, टीचर बनने के बाद भाई आप अभी टीचर बनोगे, नए टीचर बनोगे, आपसे पहले आपके कुछ सीनियर टीचर होंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो आपका कोई भी सीनियर टीचर है जो आपको मान लीजिए आप कुछ भी काम कर रहे हो, अगर भाई आप नए रहेंगे तो आप एक तरीके से प्रशिक्षु रहेंगे, आप एक तरीके से लर्नर रहे वहां पे, सारे एनवायरमेंट से आप बिल्कुल नए रहेंगे। बट ये ऑलरेडी 5-6 साल पहले वहां पर जा चुकी है बिकॉज वैकेंसी निकलने में टाइम लग गया ना। तो आपको कहीं ना कहीं एक तरीके से एडवाइस अगर ये दे रहे हैं तो वो एक तरीके से मेंटर वाला काम कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आपका कुछ भी नेविगेट हो सके कैरियर के अंदर, भी आपका कैरियर है, शिक्षण करना आपका करियर है, आपको वहां पर सपोर्ट कर सकते हैं, एडवाइस ऑफर कर सकते हैं और आपके अंदर स्किल्स को डेवलप करने के लिए यहाँ पर ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो जो भी आपके सीनियर टीचर होंगे, जरूरी नहीं है वो आपके बुरे के लिए कुछ कह रहे हो, आप उनकी बातों को मान लेना अगर वो कुछ कहते हैं तो, बिकॉज कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस उनको होगा ही। ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपके सीनियर आपके ऊपर जो थोड़ा सा आपको एक तरीके से देखते हो और फिर उनको जो कमियां लगती है अगर वो आपको बताते हो तो वो एक तरीके से इसके अंदर आ जाता है। तो ये एग्जाम्पल के रूप में हो गया। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, क्वालिटीज ऑफ अ लीडर। अब एक लीडर की एक नेता के गुण क्या होते हैं, ऊपर जो मैंने आपको बताया वो भी आपके गुण ही थे, बट एक तरीके से देख लेते हैं। इनिशिएटर का काम करते हैं, मैंने अभी बताया ना, आरंभ करता होते हैं, खुद से चार्ज लेते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं किसी भी नए प्रोजेक्ट में। ठीक है, और बाद में अपनी टीम के साथ इन्वॉल्व होके सारा काम वो यहाँ पर फिनिश करते हैं। तो एक इनिशिएटर का काम यहाँ पर हो जाता है, भाई प्रारंभ करता होते हैं किसी भी चीज की शुरुआत जो है लीडर करता है, ताकि उसके जो अनुयायी है, उसके जो फॉलोवर्स है, उसकी जो टीम है वो उसके साथ मिलजुल कर काम कर सके। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर होते हैं, उनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी अगर चेंजमेंट की जरूरत होती है तो उसको वो ऐसे नेगेटिव वे में लेकर के नहीं चलते, बल्कि अपने अंदर चेंज लेकर के आते हैं। अगर किसी भी प्रकार के चेंज की जरूरत है तो उसको लेकर के आते हैं, एक पॉजिटिव वे में वो सारी चीजों को देखते हैं। अगर कोई फीडबैक देता है तो वो एक अच्छे लीडर की क्वालिटी होती है। क्रेडिबिलिटी होती है, विश्वसनीयता होती है एक अच्छे लीडर में। A leader who is dependable and trustworthy earns the respect and trust of his team and stakeholder. Credibility का मतलब है अगर आप एक अच्छे लीडर हो, अगर आप एक अच्छे शिक्षक हो, अगर आप एक अच्छे टीचर हो, तो कहीं ना कहीं आपके बच्चों का जो रिस्पेक्ट है वो आप कहीं ना कहीं खुद ही ऑटोमेटिक गेन कर पाएंगे। ठीक है, ट्रस्टवर्दी आप हो जाएंगे, आप अर्न कर पाएंगे रिस्पेक्ट को और अपने बच्चों का यानी कि जो आपकी टीम है आप उनका जो है ट्रस्ट भी यहाँ पर गेन कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक अच्छे लीडर की क्वालिटी क्या होती है, क्रेडिबिलिटी की होती है, विश्वसनीयता की होती है। जैसे एक सीईओ होता है वो कॉन्स्टेंटली डिलीवर्स ऑन हिज प्रॉमिसेस। भाई कोई कंपनी में मान लो आपने कोई सीईओ है, आपके कोई बॉस है और आप उनके अंडर में काम करते हो, तो जो कोई भी काम करने के बाद एक सीईओ बोलता है ना कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो हम आपको प्रमोशन देंगे या फिर सो ऑन, जो भी अगर आपको जो है इंक्रीमेंट देंगे या कुछ भी। तो अगर एक सीईओ होता है, अगर आपने अच्छा काम किया है तो और जो भी प्रोमिसेस सीईओ ने किया था अगर वो पूरा करता है, उसको डिलीवर करता है, तो आपको जो है यानी कि सीईओ क्या करता है, अर्न करता है ट्रस्ट को, जितने भी उसके एम्प्लॉय है उनके ट्रस्ट को अर्न कर रहा है। और वहीं अगर इस सीईओ हूं और अगर मैं अपने एम्प्लॉइज को बोलूं कि ठीक है मैं आपको इंक्रीमेंट दूंगी या फिर मैं आपको कहीं और भेज दूंगी या फिर मैं आपका प्रमोशन कर दूंगी और फिर मैं कुछ करूँ ना, फिर वो एक तरीके से ट्रस्ट गेन नहीं होता, नेक्स्ट टाइम वो काम करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो एक क्रेडिबिलिटी यहाँ पर एक लीडर की क्वालिटी होती है। अगर वो अच्छे से काम कर रहा है तो यहाँ पर ट्रस्ट और साथ ही साथ रिस्पेक्ट यहाँ पर गेन करता है लीडर। क्रेडिबिलिटी। फोकस ऑन रिलेशनशिप बिल्डिंग। एक अच्छे लीडर की क्वालिटी ये होती है कि वो सभी टीम मेंबर को इंक्लूड करके चलता है, किसी को भी सेग्रीगेट नहीं करता है। जितने भी टीम मेंबर
मेंबर होते हैं सभी को इंक्लूड करके चलता है और इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशनशिप बन करके आते हैं। एक अच्छे रिश्ते का निर्माण यहाँ पर एक लीडर कर सकता है। ठीक है, पॉजिटिव रिलेशनशिप विद टीम मेंबर एंड स्टेक होल्डर्स, आप सकारात्मक संबंध एक लीडर यहाँ पर बनाता है, मतलब किसी भी तरह की नेगेटिविटी नहीं रहती है, बल्कि एक अच्छा रिश्ता यहाँ पर एक लीडर की क्वालिटी होती है। एग्जिबिट ह्यूमिलिटी, विनम्रता प्रदर्शन करते हैं, मतलब कि किसी भी प्रकार का ये नहीं है, मतलब वो ओपन है फीडबैक के लिए। ठीक है, अगर उसके टीम मेंबर किसी भी प्रकार का अगर फीडबैक दे रहे हैं तो वो ओपन है, बिल्कुल ही ओपन है, बिल्कुल। अच्छा, आप अगर वो फीडबैक दे रहे हैं तो आप उस चीज के बारे में सोचते हो। ऐसा नहीं है कि आपने ये बोल दिया मेरे को मत सिखा, मैं तेरे से ज्यादा जानता हूं, ऐसा वाला जो फील है वो नहीं लीडर का होता है, एक अच्छे लीडर का नहीं होता है, मैं ये कहूंगी। ठीक है, तो जो भी ओपन होते हैं फीडबैक लेने के लिए और अपने मिस्टेक्स को एडमिट करना जानते हैं विद अ सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी एंड विलिंगनेस टू लर्न, तो वहां पर एक विनम्र प्रदर्शित यहाँ पर टीचर कर रहा है, एक विनम्रता का व्यवहार यहाँ पर शो कर रहा है। इससे क्या होगा, इससे रिश्ते भी अच्छे बनेंगे अपने टीम मेंबर के साथ, साथ ही प्रोडक्टिव रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। भाई अगर आप बिल्कुल ही विनम्र हो तो आपके जो टीम मेंबर्स हैं, जो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो आपके साथ ऑटोमेटिक आपके साथ और भी ज्यादा करीबी जुड़ जाएंगे। तो एक तरीके से ह्यूमिलिटी यानी कि विनम्रता का प्रदर्शन यहाँ पर एक लीडर अच्छे से करता है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। एम्पावर द टीम जो है आपकी, जिस भी पर्टिकुलर लोगों के आप लीडर हो उनको आप सशक्त बनाते रहते हो। ठीक है, अ लीडर हु प्रोवाइड्स टीम मेंबर विद द रिसोर्सेज, आप जो भी रिसोर्सेज की जरूरत आपने वो प्रोवाइड करवाए। ऑटोनॉमी, एक तरीके से ना एक तरीके से उनको स्वायत्ता दी, भाई वो अपने खुद से भी डिसीजन ले सकते हैं, आपने उनको बांध नहीं दिया, आपने एक ऑटोक्रेटिक टाइप एनवायरमेंट नहीं बनाया, मतलब कि एक निरंकुश वातावरण आपने नहीं बनाया, आपने एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जो सभी के लिए फ्री है। अगर किसी को अपनी मर्जी से कुछ करना है और अगर वो सही है तो वो कर सकता है। ठीक है, तो आपने एक तरीके से ऑटोनॉमी यहाँ पर दी, एक तरीके से स्वायत्ता उनको प्रदान करी है, ताकि दे नीड टू सक्सीड, एम्पावर देम टू ओन ओनरशिप ऑफ देयर वर्क, ताकि वो अपने काम का स्वामित्व लेने के लिए खुद ही वहां पर रिस्पॉन्सिबल हो। मतलब कि आपने उनको एक फ्रीडम प्रदान करी है। आप एक अच्छे लीडर की क्वालिटी ये है कि आप उनको मोटिवेट करते रहते हो, उनको एम्पावर करते रहते हो, उनको बांध करके नहीं रखते कि मतलब मैंने ये रूल बता दिया तो इसी रूल के साथ ही तुम चलोगे, इससे बाहर जाओगे तो अच्छा नहीं होगा। समझ रहे हो यहाँ पे, तो एम्पावर करते हैं टीम को, एक अच्छे लीडर की क्वालिटी ये होती है। नेक्स्ट है सपोर्ट करते हैं डेमोक्रेसी को, मतलब कि ऑटोक्रेसी नहीं, निरंकुशता को यहाँ पर नहीं कि भाई खुद की ही चला रहे बस। लीडर ऑटोक्रेटिक भी होते हैं, बहुत सारे स्टाइल होती है लीडरशिप की जो हम आगे पढ़ेंगे। लीडर जो होता है वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए कि जो भी उसके टीम मेंबर है वो एक तरीके से स्वतंत्र फील करे, भाई स्वतंत्र फील करे काम करते हुए भी और कुछ भी निर्णय लेते हुए भी। तो एक डेमोक्रेसी यहाँ पर प्रोवाइड करते जो लीडर होते हैं। एक इंक्लूसिव चीजें यहाँ पर रखते हैं, यानी कि समावेशी, यानी कि सभी लोगों को इंक्लूड करके रखना। हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ करके आए हैं ना पीछे, तो सभी लोगों को इंक्लूड करके चलते हैं। पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है, अगर किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय लिया जा रहा है तो अपने टीम मेंबर से पूछ करके लिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने निर्णय ले लिया, उनको 10 दिन के बाद पता चल रहा है टीम मेंबर्स को कि अच्छा ये हो गया, हम तो ये कर रहे थे, हमें क्या पता ये हो गया। तो यहाँ पर जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो पार्टिसिपेटरी होगा, सभी के साथ सहयोग से लिया जाएगा। एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, सक्रिय रूप से लोग अपना जिम्मेदारी यहाँ पर निभाएंगे। तो वो एक तरीके से डेमोक्रेसी की बात हो गई कि यहाँ पर लोकतंत्र का समर्थन यहाँ पर एक लीडर अच्छे से करता है, बांध करके नहीं चलता लोगों को। अब बात करते हैं लीडरशिप स्टाइल की। नेतृत्व शैली के जो प्रकार है वो कितने होते हैं वो अच्छे से यहाँ पर पढ़ेंगे। जो लीडरशिप स्टाइल होती है, हाउ अ लीडर गाइड्स, मतलब इसका स्टाइल का मतलब क्या होता है। लीडरशिप स्टाइल का मतलब बहुत तरह की लीडरशिप स्टाइल होती है। इसका मतलब यह है कि कोई भी लीडर अपनी टीम को कैसे गाइड करता है, उसका तरीका होता है। भाई सबका अपना अपना तरीका होता है। जो मैंने आपको ऊपर ये भी क्वालिटीज बताई है वो एक जनरल बताई है, जनरल फॉर्म में कि ऐसे लीडर को होना चाहिए। बट लीडर बहुत तरीके के होते हैं और जितने भी तरीके के होते हैं वही हम नीचे पढ़ेंगे, जिसको लीडरशिप स्टाइल बोलते हैं कि आप जो है पर्टिकुलर आपकी कैसी जो है कैरेक्टर है, आप कैसे अपनी टीम को यहाँ पर लीड करते हो। किसी को ऑटोनॉमी पसंद होता है कि नहीं मैंने जो रूल बना दिया वही मानेंगे, अदरवाइज नहीं होगा। कोई रूल से चलता है, कोई डेमोक्रेसी रखता है कि भाई ठीक है, कोई ये कहता है कि मैंने ये काम दे दिया, मुझे नहीं पता कैसे होना, करना है बस। तो बहुत तरीके की स्टाइल होती है। एक एक करके सारी स्टाइल को समझेंगे कि कैसे एक लीडर जो होता है वो अपनी गाइड कर सकता है अपनी टीम को थ्रू डिफरेंट स्टेजेस। दीज स्टाइल डिक्टेट हाउ अ लीडर इंप्लीमेंट, ये जो स्टाइल है वो बताती है कि जितने भी लीडर है वो कैसे प्लान बनाते हैं, गाइडेंस कैसे प्रोवाइड करते हैं और जो भी काम वो करवा रहे हैं उसके ऊपर कैसे वो अपनी नजरें रखते हैं, कैसे वो उस चीज के बारे में यहाँ पर कंसिडर करके चलते हैं, ओवरलुक करते हैं। बेस्ड ऑन डिफरेंट पर्सनालिटीज एंड मेथड, यहाँ पर बहुत सारी स्टाइल हो जाती है, जिसके अंदर पहली जो स्टाइल है आपकी वो है
ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल, इसको आप लेन देन नेतृत्व शैली बोल सकते हो। डायग्राम के माध्यम से अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये है आपका लीडर। ये जो लीडरशिप स्टाइल होती है ये कैसा होता है कि इसके अंदर इस लीडर ने ऐसे ये छड़ी उठा दी और यहाँ पर ये क्या है, मतलब आपको ये कैरेट वगैरह दिख रही होगी, लेकिन ये एक तरीके से आप इसको रिवार्ड मान सकते हो। अब ये उछल कूद कर रहे हैं कि भाई हमें तो ये रिवार्ड चाहिए। भाई किसी भी कंपनी में क्या होता है, आप प्रमोशन के लिए काम करते हो। जब आप क्या करते हो, आपने कोई भी प्रोजेक्ट किया, अगर आपने अच्छे से किया तो आप उस चीज की आशा करते हो कि अब बॉस खुश होंगे और मुझे कुछ ना कुछ क्या मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा। स्कूल में भी वही बात है, जैसे प्राइवेट स्कूल में ऐसे होता है कि अगर आप अच्छे काम करते हो आप जो है तो फिर आप प्रमोशन की यहाँ पर चाह रखते हो। तो ये जो लीडरशिप होती है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, लेन देन नेतृत्व शैली, इसके अंदर लीडर कहता है, क्या कहता है कि रिवार्ड की वाली ये जो स्टेज होती है ना, ये जो लीडरशिप स्टाइल होती है ये होती है रिवार्ड की, मतलब गिव एंड टेक की। गिव एंड टेक मतलब आप मुझे काम दो, मैं आपको चाहे फिर रिवार्ड दूं चाहे फिर कुछ भी दूं, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है। फिर चाहे मैं आपको पैसे दूं, फिर चाहे मैं आपको रिवार्ड दूं, फिर चाहे मैं आपको प्रमोशन दूं। वो ये जो लीडरशिप स्टाइल है ये कहती है कि आप काम करिए, मेरा काम है उसके बाद आपको कि एक रिवार्ड देना। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको रिवार्ड देंगे, और अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे तो फिर आपको रिवार्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये जो लीडरशिप स्टाइल है ये कहती है। तो इस फिगर से आप यही समझ सकते हो, इसके अंदर जो रिलेशनशिप है वो बिल्डअप नहीं होती। भाई किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर ऐसे काम हो रहा है कि आप जो है काम करिए, आपका काम करना है, फालतू की बकवास नहीं करनी है, आप बस इधर काम करने के लिए आए हो, और अगर आप काम कर रहे हो तो बदले में आपको पैसे मिल रहे हैं। तो जब ऐसे रिश्ते वहां पर चलेंगे तो वहां पर किसी भी प्रकार का एक पॉजिटिव रिलेशनशिप मेंटेन नहीं हो सकता है टीम के बीच में और लीडर के बीच में। तो इस जो लीडरशिप स्टाइल है इसके अंदर कोई भी रिश्ता मेंटेन नहीं होता है, कोई भी एक पॉजिटिव रिश्ता मेंटेन नहीं होता। यहाँ पर जो काम होता है टीम के द्वारा वो सिर्फ एक रिवार्ड पाने के लिए होता है। ये बात आपने यहां पर ध्यान रखनी है। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप इज द गिव एंड टेक सिनेरियो, मतलब कि लेने और देने का। गिव एंड टेक मतलब आप मुझे काम दो, मैं आपको रिवार्ड दूंगा, बस इतना है। आप मुझे काम दो, मैं आपको पैसे दे रहा हूं, मैं आपको सैलरी दूंगा, बस दैट्स इट, ये इतना ही है। ठीक है, मोटिवेशन ओनली थ्रू रिवार्ड्स, यहां पर जो मोटिवेट होते रहते हैं टीम मेंबर वो सिर्फ रिवार्ड से होते हैं। डिपेंड करता है रिवार्ड कैसा मिल रहा है। अगर लीडर ने अच्छा रिवार्ड दिया है, अच्छे पैसे दिए हैं, एक अच्छा प्रमोशन दिया है तो वो और अच्छा काम करेंगे, और अगर लीडर ने रिवार्ड कम दिया है उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग तो फिर वो काम फिर वही परफेक्ट हो जाएगा वो काम उधर। ठीक है, तो लैक ऑफ फोकस ऑन यानी कि बिल्डिंग रिलेशनशिप बिल्कुल भी नहीं होता है भाई, जहां पर काम ही ऐसे रिवार्ड पे होगा कि भाई एक हाथ दो एक हाथ लो वाला काम है, तो फिर वहां पर रिश्ते मेंटेन नहीं होते हैं, फिर वहां पर रिलेशनशिप मेंटेन नहीं होते हैं। अब ये जो लीडरशिप है आपकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लीडरशिप है, इससे ही आपके केवीएस में सवाल आए हुए थे हर एग्जाम के अंदर। तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप यानी कि परिवर्तनकारी नेतृत्व शैली क्या होती है भाई? ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है? बदलाव करना। अगर ये ऐसे लीडर होते हैं जो आपके अंदर बदलाव ले आते हैं, आपको इतना मोटिवेट कर सकते हैं ये लीडर कि आप खुद को ही चेंज कर देते हो। आपकी जो भी प्रायर काम करने की टेक्निक थी आप उसको चेंज करके एक नई तरीके से आप काम करना लगते हो, और जब नए तरीके से आप खुल करके काम करने लगते हो फिर आपका काम भी अच्छे से बनता है, आपके सारे गोल्स है वो भी अच्छे से अचीव होते हैं। तो ये जो लीडरशिप होते हैं, ये जो लीडर होते हैं बेसिकली, वो आपके अंदर बिल्कुल चेंज ला देते हैं, आपको बिल्कुल ही पॉजिटिव तरीके से बदल देते हैं, आपके अंदर इतना मोटिवेशन भर देते हैं कि आपका जो गोल है वो आप यहां पर अचीव कर पाते हो। तो ये है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, जिसके बारे में आपने पढ़ना है, इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ करके जाना। इफ यू वांट समथिंग न्यू, ये कहते हैं कि अगर आपको कुछ नया चाहिए है, यू हैव टू स्टॉप डूइंग समथिंग ओल्ड, यानी कि अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ अचीव करना है जो आप नहीं कर पा रहे हो, तो अब तक आप जो काम कर रहे थे उसको आप त्यागो और नए तरीके से जिंदगी में आगे बढ़ो। तो ये कहने का मतलब है यदि आप कुछ नया चाहते हो तो आपको कुछ पुराना यहाँ पर बंद करना होगा। वही आपकी ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप होती है, यानी कि पिछले बिहेवियर को त्याग करके आपने नया बिहेवियर करना है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। Transformation leaders provide the team members opportunities to explore different idea and approaches। ये ऐसे लीडर्स होते हैं जो अपने टीम मेंबर को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं, उनको यहाँ पर एक दृष्टिकोण का यहाँ पर पता लगाते हैं, अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं ताकि उनके नए नए आइडियाज जनरेट होकर के आए। भाई हर बंदे में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, हर बंदे की क्रिएटिविटी अलग होती है। ये जो लीडर है वो चाहते हैं सभी की क्रिएटिविटी बाहर आए, सभी के नोबल आइडियाज जो है वो बाहर आए ताकि काम भी अच्छे से हो। ठीक है, तो स्कूल
स्कूल के अंदर भी यही है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की जरूरत होती है ताकि टीचर जो है वो अच्छे से नए नए टीचिंग लर्निंग मेथड से पढ़ाए, नए नए आइडियाज के साथ आए क्लास में, ताकि बच्चे भी अच्छे से समझ पाए। तो दे लेट देयर क्रिएटिव जूसेस फ्लो, यानी कि उनके अंदर जितना भी क्रिएटिविटी है उसको बाहर आने की देते हैं कि भाई आपके अंदर जो कुछ भी पॉजिटिव चीज है, जो भी आपका एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू है उसको बाहर लाइए, अपने एक जो भी आपने बॉक्स बनाया हुआ है उससे बाहर आइए, कंफर्ट जोन से बाहर आइए, जो भी आपके अंदर एक तरीके का टैलेंट है उसको लाइए ताकि आप चीजों में बदलाव ला सके, जो भी आप प्रायर बिहेवियर करते आ रहे थे उसको छोड़िए और नई चीजों को बाहर लाइए। तो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप यहां पर हो जाता है। आई होप आपको क्लियर हुआ है। उसके बाद आता है डेमोक्रेटिक लीडरशिप। डेमोक्रेटिक लीडरशिप का मतलब क्या होता है? लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली। गाइस गिव योर सजेशन, इसका मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि जो भी आपके टीम मेंबर है उनके क्या व्यूज है, उनके क्या थॉट्स है, वो क्या सोचते हैं, उनकी नीड्स क्या है, उनकी डिजायर्स क्या है और उनके फीडबैक क्या है, ये सारी चीजें इस लीडर के लिए बहुत मायने रखती है। बिकॉज ये एक ऐसे लीडर होते हैं, इस लीडरशिप के जो लीडर होते हैं वो ऐसे होते हैं जो अपनी टीम मेंबर को एक साथ लेकर के चलते हैं, इंक्लूड करके चलते हैं, उनके हर फीडबैक को अपनाते हैं, मानते हैं। बिल्कुल भी इनका जो है ऐसा बिहेवियर नहीं होता कि मेरी मर्जी चलेगी। इनका मानना यह है कि कोई भी काम प्रोडक्टिव तब हो पाता है जब सभी लोग मिल करके काम करें। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनवायरमेंट होता है वो कैसा होता है? वो डेमोक्रेटिक होता है। सभी जो टीम मेंबर है वो एक साथ मिलकर के काम करते हैं। वही अगर ऑटोक्रेटिक की बात करें तो वहां पर एनवायरनमेंट बिल्कुल ऑटोक्रेटिक होता है, वहां पर टीम मेंबर मिलकर के काम नहीं कर पाते। A democratic leader seeks input and feedback from the followers। यहाँ पर जो लीडर होते हैं वो एक तरीके से इनपुट और जितने भी फीडबैक होते हैं, भाई हर किसी भी तरह का फीडबैक अपने फॉलोवर्स से लेने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने अंदर भी चेंज कर पाए। ठीक है, अपने अंदर भी यहाँ पर चेंज कर पाए और साथ ही अगर किसी गोल को अचीव करना है तो उसके अंदर भी किसी भी प्रकार का डिसीजन यहाँ पर सभी से पूछ करके लिया जाता है। तो ये एक तरीके की डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल होती है। नेक्स्ट है द लीडर बिलीव्स दैट दे कैन मेक द बेस्ट डिसीजन। वही वाली बात है जो मैंने आपको ऊपर अभी बताई है। इनको लगता है कि हम लोग बेस्ट डिसीजन यानी कि हम कोई भी प्रोडक्टिव रिजल्ट तभी ला सकते हैं जब हम मिल करके सारी चीज करें, अपने फॉलोवर्स के साथ, अपने टीम मेंबर्स के साथ हम मिलजुल कर सारी चीजों को करें, तभी हम लोग एक प्रोडक्टिव रिजल्ट यहाँ पर देखने को हमें मिल सकता है। बिजनेस वर्ड कॉल्ड इट, इसको पार्टिसिपेटिव लीडरशिप भी बोलते हैं, भागीदारी नेतृत्व भी बोलते हैं। डेमोक्रेटिक लीडरशिप और पार्टिसिपेटिव, भाई सभी लोग पार्टिसिपेट करके चलते हैं ना, सभी लोगों का थिंकिंग पैटर्न क्या है सब यहाँ पर मैटर करता है। हर एक बंदा जो भी ग्रुप के अंदर है, एक टीम के अंदर है, वो हर टीम मेंबर की जो फीडबैक है वो मैटर करती है इन लीडर्स के लिए। तो ये एक तरीके का डेमोक्रेटिक लीडरशिप होता है। आई होप समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं ऑटोक्रेटिक, इससे जस्ट उल्टा है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। इसका मतलब क्या है? निरंकुश होता है सारी चीजें, एनवायरमेंट बिल्कुल निरंकुश होगा। ये कह रहा है इधर चलो तो ये सारे इधर ही दौड़ेंगे। अगर इसने कहा दिन के अंदर कि अगर ये दिन में कहता है कि नहीं अभी रात है तो इन सबको यही कहना पड़ेगा कि हाँ सर आप सही हो, अभी रात है। बिकॉज यहाँ पर किसकी मर्जी चलती है? यहाँ पर लीडर की ही मर्जी चलती है। लीडर्स की मर्जी से अलग अगर कोई जाएगा फिर वो पछताएगा, ये वाली बात है। यहाँ पर बिल्कुल एनवायरमेंट आपका निरंकुश होता है, ऑटोक्रेटिक होता है। यहाँ पर जो टीम मेंबर है उनके थॉट क्या है, उनकी भावनाएं क्या है, उनकी नीड्स डिजायर का कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर जो लीडर कहेगा वही मान्य होगा। As the name hints, autocratic leadership is a boss-centered approach। आपने ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। ये अप्रोच कैसी होती है? बॉस सेंटर्ड होती है। यहाँ पर ये आपकी जो टीम मेंबर सेंटर्ड नहीं होता। भाई आपकी डेमोक्रेटिक थी जिसके अंदर टीम मेंबर जो सोच रहे थे उनको केंद्रित में करके बनाई गई थी, बट यहाँ पे बॉस सेंटर्ड है। बॉस के ही विचारों को यहाँ पर महत्व दिया जाएगा। बॉस ने जो कह दिया वो कह दिया, वो फुल एंड फाइनल है, उससे बाहर कोई भी नहीं जा सकता है। ठीक है, तो आप बताओ, आप मैसेज करके बताना आप किस तरीके की लीडरशिप यहाँ पर क्वालिटी को यहाँ पर अपनाना पसंद करेंगे, आप कैसे लीडर यहाँ पर बनना पसंद करेंगे। द लीडर हैज एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर द एंटायर ऑपरेशन, यानी कि ये लीडर बिल्कुल भी फ्रीली नहीं छोड़ता है अपने टीम मेंबर्स को, बिल्कुल भी नए आइडियाज के लिए यहाँ इधर कोई जगह नहीं है, इनोवेटिव आइडियाज के लिए और क्रिएटिविटी के लिए कोई जगह नहीं है। जैसे जो जिस भी प्रोसेस से, जिस भी मेथड से लीडर कहेगा वही मेथड फॉलो होगा, फिर चाहे वो सही हो चाहे फिर वो गलत हो। ऑटोक्रेटिक लीडर्स गिव लीडर और नो इंपॉर्टेंस टू, यहाँ पर सोशलाइजेशन भी नहीं हो सकता है। बिकॉज अगर इस नेता ने कह दिया कि पूरे दिन काम होगा, कोई बात नहीं करेगा, तो मतलब कोई बात नहीं करेगा। सोशलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं है, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज नहीं हो सकती है। बिकॉज यहाँ पे पूरा एनवायरमेंट कैसा है? बॉस के हाथ में है। उसने कह दिया मक्खी भी नहीं आएगी तो मतलब नहीं आएगी। लेजर फेयर ये लीडरशिप स्टाइल है।
लेजर फेयर को डेलीगेटिव लीडरशिप स्टाइल भी बोलते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। प्रतिनिधि नेतृत्व शैली आप इसको बोल सकते हो। डू इट एनीवे व्हाट यू फील इज राइट, ये जो लीडर होते हैं इनका कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको काम दे दिया, अब इस काम को कैसे करना है, आप चाहे सही तरीके से करें, फिर चाहे आप गलत तरीके से करें, फिर चाहे आप कहीं भी जाकर के करें, कैसे भी करें, मुझे बस रिजल्ट चाहिए है, मुझे परेशान मत करो, ठीक है। लिव और लेट लिव वाली सिचुएशन है ये कि मुझे मेरा काम करने दो, तुम अपना काम करो, मुझे सिर्फ इतना मतलब है कि मुझे सिर्फ काम चाहिए है, दैट्स इट। इस काम को आप कैसे करेंगे, फिर चाहे आप पूरी रात जग करके करें, फिर चाहे आप सोए ना, फिर चाहे आप खाए ना, फिर चाहे आप पिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे काम चाहिए है। अब आप इस काम को कैसे कर रहे हैं, चाहे आप 1 मिनट में करो, चाहे आप कैसे भी करो, बस मुझे काम चाहिए है। तो ये लीडरशिप ऐसी लीडरशिप हो जाती है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, यही है लेजर फेयर इज द फ्रेंच टर्म मीनिंग लेट डू और लेट देम डू, मतलब कि करने दो, मुझे भी करने दो और तुम भी करो भाई, लेकिन कैसे भी करो, ठीक है, एक फ्रांसीसी शब्द है। और सम क्रिटिक्स का इसको जीरो लीडरशिप स्टाइल भी बोलते हैं, बिकॉज एक तरीके से लीडरशिप तो है ही नहीं, आप लीड तो कर ही नहीं रहे हो, आप बिल्कुल ध्यान तो दे ही नहीं रहे हो, किसी भी प्रकार की क्वालिटी जो होती है लीडर की वो यहाँ पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही है, बिकॉज आपने बस एक काम दे दिया, उस काम को करना है, चाहे कैसे भी करो, मुझे नहीं मतलब, बस मुझे क्या चाहिए है, मुझे काम चाहिए है, ठीक है। तो ये आपका लेजर फेयर लीडरशिप होता है, जिसको डेलीगेटिव और आप एक तरीके से जीरो लीडरशिप क्वालिटी, जीरो लीडरशिप स्टाइल भी आप इसको बोल सकते हो, शून्य नेतृत्व शैली भी आप इसको बोल सकते हो। इसके अंदर किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस एक लीडर के द्वारा नहीं होता है, वो किसी भी रूप में आपको इंटरफेयर नहीं करेगा, वो बस आपसे एक रिजल्ट की उम्मीद करता है। लीडर्स विल गिव डायरेक्शंस और गोल्स एंड लेस लाइकली टू चेक, यानी कि ये बस आपको ये बता देते हैं कि ये काम है और इसको ऐसे आप कर सकते हो, उसके बाद वो आपके ऊपर किसी भी प्रकार का चेक नहीं करते, आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी नजर वो नहीं रखते हैं, बस उनको फिर बाद में रिजल्ट से मतलब होता है। उसके बाद बढ़ते हैं ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, नौकरशाही नेतृत्व शैली। ये जो लीडर होते हैं वो पूरी तरीके से नियमों पर बेस्ड होते हैं, रूल पर बेस्ड होते हैं, नियमों से बाहर बिल्कुल भी ये नहीं जाते हैं, कोई भी काम होगा तो वो नियमों के दायरों में ही बंद करके होगा, इसके अलावा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसको ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल बोलते हैं, नौकरशाही लीडरशिप, इसको नेतृत्वशाली आप इसको बोलते हैं। अब ब्यूरोक्रेटिक लीडर लव्स रूल्स, जितने भी रूल्स होते हैं, नियम कानून को बहुत मानते हैं ये, फिर चाहे वो चीज सही हो या गलत, लेकिन नियमों के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें चलती है। पॉलिसीज को मानते हैं और जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं उनको नियम और पॉलिसीज के दायरे में आकर के करते हैं, बिल्कुल भी आप उससे बाहर नहीं जा सकते हो। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आर टिपिकली स्लो पेस्ड, यहाँ पे जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है वो बहुत ही स्लो होती है, बिकॉज आप खुद से कुछ नहीं कर सकते हो, अगर आपको कोई रूल रेगुलेशन बताएंगे तो आप उसी के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे, उसके अलावा फिर आप नहीं जा सकते हैं। There is no room for new ideas, नए नए आइडियाज को आप जनरेट नहीं कर सकते हैं, नए नए इनोवेशन को, नए नए सोचने के तरीकों को आप जनरेट नहीं कर सकते हो, आपको एक पर्टिकुलर रूल रेगुलेशन बता दिए गए हैं कि आपको ऐसे ही काम करना है। फॉलो एम्प्लॉइज फॉलो रूटीन मेथड्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी आपके मेथड्स चले आ रहे हैं किसी कंपनी के अंदर कहीं भी, वो सारी इसके अंदर आता है कि आप खुद से अपने नए नए आइडियाज को जन्म नहीं दे सकते हो, आप जो नियमित आप सारी चीजों को करते हो, जो रेगुलरली चीजें चलती रहती है वही इसमें चलेगी, ठीक है। रूल्स को ये बड़ा मानते हैं, तो ब्यूरोक्रेटिक ये होते हैं नौकरशाही नेतृत्वशाली। उसके बाद आता है करिश्मेटिक लीडरशिप स्टाइल, यानी कि करिश्माई नेतृत्व शैली। ये जो लीडर होते हैं बड़े ही जो करिश्माई होते हैं, करिश्माई मतलब करिश्मे वाले होते हैं, इनके आसपास जो लोग होते हैं वो इनसे बड़ा जुड़े हुए फील करते हैं, मतलब कि ये इनके अंदर, जैसे आप यहाँ पे देख, इनकी जो कम्युनिकेशन स्किल होती है, इनकी जो बातचीत की जो प्रक्रिया होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है, बहुत ही अच्छी तरीके से लोगों को अपनी बातों में फंसाना जानते हैं, ठीक है। एक तरीके से विजनरी होते हैं, इनका एक पर्टिकुलर विजन होता है, एक गोल होता है। कॉन्फिडेंस इसमें बहुत ही गजब लेवल का होता है, बहुत ही हाई कॉन्फिडेंस ये लेकर के चलते हैं, और इतना हाई कॉन्फिडेंस ये लेकर के चलते हैं कि लोग इनको एक तरीके से बहुत ही अच्छा समझने लगते हैं और इनके साथ साथ रहने की कोशिश करते हैं। उसके बाद ये जो ह्यूमिलिटी लेकर के चलते हैं कि विनम्र स्वभाव बहुत होता है, विनम्र स्वभाव, बहुत विनम्र होते हैं, एक तरीके से सकारात्मक सोच इनकी होती है। तो ये बहुत सारे गुण होते हैं इस लीडरशिप स्टाइल के अंदर, और सभी जो लोग होते हैं टीम मेंबर को, वो इनके आगे पीछे घूमना पसंद करते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा अपने समाज में या कहीं भी, अगर किसी की बहुत अच्छी पोस्ट लग गई है, नौकरी लग गई है, वो बहुत अच्छी पोस्ट पे, या फिर किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया है या फिर बहुत अच्छी पोस्ट पे है, तो लोग उनसे काफी जुड़ना फील करते हैं, ठीक है।
है, फिर चाहे वो किसी भी नियत से जुड़ना फील करे। तो ये जो लीडरशिप स्टाइल होती है ना, ये एक तरीके से लोगों को अपने साथ लेकर के ही चलती है, इतना इफेक्ट डालती है अपनी पर्सनालिटी का लोगों की तरफ कि लोग अपने आप खींचे चले जाते हैं, इनकी तरफ जुड़ने की कोशिश करते हैं कि चलो कुछ भी हो इसी के साथ मुझे रहना है करके। ठीक है, तो ये एक ऐसी करिश्माई नेतृत्व शैली होती है, इनके अंदर बहुत ज्यादा गजब का कॉन्फिडेंस होता है, विजनरी मतलब एक अच्छा इनका लक्ष्य होता है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, ह्यूमिलिटी विनम्रता इनके अंदर होती है, और एक सकारात्मक भी इनके अंदर कूट कूट के भरी होती है। तो ये आपकी करिश्मेटिक लीडरशिप स्टाइल होती है। करिश्मेटिक लीडर्स आर वेरी कॉन्फिडेंट, ये बहुत ज्यादा अपने अंदर कॉन्फिडेंट होते हैं, किसी भी चीज को लेकर के इनके अंदर जो आत्मविश्वास होता है वो काफी होता है, बिल्कुल आश्वस्त होते हैं किसी भी चीज को लेकर के, और दे रियरली हैव एनी सेल्फ डाउट, यानी कि खुद से कुछ भी गलत हो सकता है ऐसा बहुत ही कम इनके अंदर होता है, क्योंकि सेल्फ डाउट बहुत कम होता है इनके अंदर, क्योंकि जो भी डिसीजन ये लेते हैं वो सारा बिल्कुल ही सोच समझ के लेते हैं, एक तरीके से बहुत ही अच्छा डिसीजन ये लेते हैं, और इसलिए पॉजिटिव अ वेरी इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी, इनकी जो व्यक्तित्व होता है वो बहुत ही एक प्रभावशाली होता है, इसलिए लोग इनसे जुड़ना पसंद करते हैं, इनके आगे पीछे घूमना पसंद करते हैं। तो इनकी जो पर्सनालिटी होता है वो बहुत इन्फ्लुएंटिव होती है, साथ ही डिसीजन बहुत अच्छे तरीके से लेते हैं, खुद के प्रति कोई भी सेल्फ डाउट नहीं छोड़ते हैं, आत्मसंदेह इनको नहीं होता है किसी भी प्रकार का। दे हैव एन इन्फ्लुएंस ओवर अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, अपना जितने भी फॉलोवर्स होते हैं उनके ऊपर एक बड़ा प्रभाव छोड़ करके ये चलते हैं। ठीक है, जैसे आप ये जितने भी पॉलिटिक पार्टी के लीडर्स आपसे यहाँ पर समझ सकते हो कितने लोग इनसे जुड़े रहते हैं। दे हैव अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ अपील, इनका मतलब एक अलग ही टाइप का अपील होता है और एक अलग ही टाइप की अट्रैक्शन होती है जिनसे लोग जुड़े हुए होते हैं, और एक मैग्नेटिज्म यानी कि एक चुंबकत्व आप इसको बोल सकते हो। मैग्नेट का मतलब क्या होता है? चिपकना, तो लोग इनसे चिपके ही हुए रहते हैं, तो एक तरीके से मैग्नेटिज्म टाइप आप इसको बोल सकते हो कि इनकी जो पर्सनालिटी होती है बहुत ही अट्रैक्टिव होती है, लोग अपने आप खींचे चले आते हैं, अपील रखते हैं, ये एक तरीके की विशिष्ट प्रकार की, और एक चुंबकत्व यहाँ पे इनके पास होता है ताकि लोग जो है इनके आसपास ही रहना पसंद करते हैं। उसके बाद आता है विजन बिल्डिंग। क्या होता है विजन बिल्डिंग का मतलब? भाई विजन का मैंने आपको अभी ऊपर बताया था ना, विजन का मतलब क्या होता है? फ्यूचर से रिलेटेड, यानी कि फ्यूचर में भविष्य से रिलेटेड ये सारी चीजें होती है। विजन का मतलब आप किससे जोड़ सकते हो? एक शब्द अगर आपसे बोला जाए तो फ्यूचर से रिलेटेड आप बोल सकते हो। जैसे कोई भी स्कूल है, ठीक है, किसी भी स्कूल का एक विजन होता है, भाई मैं इस पूरे साल ऐसे ऐसे सारी चीजें करूंगा, ऐसे ऐसे सारी चीजें ऑर्गेनाइज कराऊंगा, वो उसका पूरा विजन है, उसका पूरा एक ऑब्जेक्टिव है, एक गोल है, एक मकसद है उसका कि पूरे साल मुझे ये करना है। जैसे आप अगर टीचर बनने जा रहे हो तो टीचर बन करके आपका एक पूरा विजन होगा कि अगर आप 8वीं कक्षा को पढ़ाने वाले हो तो इस 8वीं कक्षा को मैंने अपने सब्जेक्ट में पूरा ऐसे पढ़ाना है, मैं इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा, बच्चे को ये आ जाना चाहिए है, तो वो पूरा आपका विजन है। इस पूरी वीडियो को करवाने का मतलब क्या है? मेरा एक विजन है कि मैं आपको ये सारी चीजें समझा पाऊं। एट द एंड ऑफ द सेशन जो भी मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगी, आप उस क्वेश्चन को अच्छे से बना पाए, तो मेरा विजन ये है। ठीक है, विजन मतलब फ्यूचर से रिलेटेड, आप करना क्या चाहते हो, आप किस चीज के लिए आप काम कर रहे हो। तो विजन इज अ क्लियर स्टेटमेंट ऑफ व्हाट द स्कूल इज ट्राइंग टू अचीव, यानी कि स्कूल करने की क्या कोशिश कर रहा है यहाँ पर, वो एक पूरा एक क्लियर स्टेटमेंट होता है। दैट ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग, यानी कि टीचर, स्टूडेंट, उनकी फैमिलीज, कम्युनिटी मेंबर सभी यहाँ पर मिलजुल कर काम करते हैं। किसके लिए? अचीव करने के लिए। जो विजन एक स्कूल ने रखा है, जो ऑब्जेक्टिव, जो एक गोल, जो एक पर्पज इस स्कूल ने रखा है, उसको अचीव करने के लिए यहाँ पर सभी लोग मिलजुल कर काम करते हैं ताकि ये विजन अचीव हो पाए। वही आपका यहाँ पर इस चीज के अंदर आता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। It is about inspiring and uniting everyone to look ahead and achieve the best of the student। मतलब सभी लोग यूनिटी के साथ काम करते हैं। ठीक है, सभी लोग मिलजुल कर छात्रों के हित के लिए काम करते हैं, बच्चों के बेस्ट करने के लिए यहाँ पर काम करते हैं। एग्जाम्पल, अवर विजन इज टू प्रोवाइड एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेक्टेशन दैट द प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर कॉलेज एंड करियर। जैसे कि किसी भी स्कूल का कोई मकसद क्या होता है कि हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे इतने अच्छे से हो कि वो कहीं ना कहीं बच्चों को प्रिपेयर करते हैं उनके कॉलेज के लिए, और उनके करियर के अंदर भी वो अपने करियर में आगे करेंगे क्या, उनको क्या बनना है, उसके लिए वो पूरी तरीके से एक बेस वहां पर बच्चों का प्रिपेयर करके दे। तो वो स्कूल का विजन होता है कि भाई हमारा मकसद ये है। ठीक है, वाइल फोस्टिंग ए लव ऑफ लर्निंग एंड इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी इन स्टूडेंट, यानी कि सभी बच्चों के अंदर एक तरीके की सीखने का जो दायरा है वो कहीं ना कहीं बढ़ा सके, उनके अंदर क्यूरियोसिटी ला सके, कि बच्चे क्यूरियोसिटिव नेचर के हो, कि बच्चे जो है चीजों को पूछना। यहाँ पर क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है? मतलब जानने की इच्छुकता, किसी भी चीज को डम होकर के नहीं बैठना, बल्कि वो जानने की इच्छा रखे कि कोई चीज हो रही है तो क्यों हो रही है। तो ये विजन होता है कि बच्चों को एक तरीके से फ्यूचर पर्पस के लिए यहाँ पर रेडी करना। एक तरीके से ये किसी भी स्कूल का विजन हो सकता है।
नेक्स्ट है गोल क्या होता है, गोल सेटिंग की बात हो रही है, ठीक है। गोल सेटिंग वो होता है, हमने विजन पढ़ा, विजन क्या था कि बच्चों को फ्यूचर पर्पस के लिए रेडी करना है, बच्चों को उसके हाई कॉलेज वगैरह में जाएंगे उसके लिए, उसके करियर के लिए यहाँ पर बच्चों को रेडी करना है। लेकिन इस चीज को करेंगे कैसे, तो वो जो स्टेप वाइज स्टेप प्रोसेस होता है वो आपका गोल सेटिंग होता है। गोल सेटिंग होता है स्टेप वाइज स्टेप, हम कैसे जाएंगे टू अचीव अवर विजन, जो हमने विजन रखा है, जो हमने एक तरीके का दृष्टिकोण रखा है कि हम अपने बच्चों को इसमें माहिर करेंगे, उसके बारे में स्टेप वाइज मतलब स्टेप्स टू स्टेप चलेंगे, तो वो आपका गोल सेटिंग होता है। गोल सेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एक्टिव स्टेप्स टू अचीव योर डिजायर आउटकम। जैसे मैंने विजन रखा कि इस वीडियो के थ्रू आप एंड ऑफ द सेशन आप क्वेश्चंस बना पाएंगे, आपको इन सारी चीजों की नॉलेज हो जाएगी। लेकिन उसको गोल सेटिंग क्या है कि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको वो सारी चीजें करवा रही हूं, तो वो मेरा गोल सेटिंग है, ठीक है। तो आप किसी जो भी आपके आउटकम्स है, जो भी आपके उद्देश्य है, उनको अचीव करने के लिए आप स्टेप बाय स्टेप सारे एक्टिव स्टेप्स यहां पर ले रहे हो, तो वो आपका गोल सेटिंग के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट है गोल सेटिंग इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ एन एक्शन प्लान, यानी कि एक तरीके का ये एक्शन प्लान होता है कि आप कैसे किसी भी चीज को काम करेंगे इन ऑर्डर टू मोटिवेट करने के लिए और गाइड करने के लिए पर्सन को ग्रुप टुवर्ड्स द गोल। अब यहाँ पे बच्चे नहीं है, यहाँ पे टीचर्स भी आ जाते हैं, ठीक है, कि एक तरीके का एक ऐसा एक्शन प्लान होता है जिसके अंदर आप टीचर्स को कहीं ना कहीं गाइड करते हो कि आप कैसे काम करेंगे, कैसे बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स भी इसके अंदर यहाँ पर आ जाते हैं कि सभी लोग कैसे मिलजुल कर काम करेंगे कि जो विजन हमने रखा है उसको हम क्या कर सके, अचीव कर सके। तो एक ऐसी एक्टिव एक प्रोसेस होती है, स्टेप बाय स्टेप एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे हम अपने जो विजन हमने रखा उसको हम अचीव करते हैं। By setting goals, the direction of learning becomes clear. जैसे हम यहाँ पर गोल्स को सेट करते हैं तो जो लर्निंग है, जो सीखने की जो एक दिशा है बच्चों के लिए, वो बहुत ही क्लियर हो जाती है। ना सिर्फ बच्चों के लिए, शिक्षक के लिए भी बहुत क्लियर हो जाती है, ठीक है। उनको पता रहता है उनको कहाँ तक जाना है, कितना जाना है, कैसे जाना है, सारी चीजें उनको वहां पर पता चल जाती है। तो ये एक अपने आप में बात है। उसके बाद आता है स्कूल डेवलपमेंट प्लान, SDP स्कूल डेवलपमेंट प्लान, एक होता है SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल प्रबंधन समिति, ठीक है। और ये है स्कूल विकास योजना, स्कूल डेवलपमेंट प्लान। RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जो कि अगली वीडियो में हम कवर करेंगे। RTE एक्ट 2009 कहता है कि हर स्कूल का एक SMC होना चाहिए, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होनी चाहिए है, जो कि बनाएगी स्कूल डेवलपमेंट प्लान। SDP स्कूल डेवलपमेंट प्लान को बनाएगी, और स्कूल डेवलपमेंट प्लान को बनाने का मकसद है कि जो भी विजन हमने रखा है अपने स्कूल का, उस चीज को हमें सभी को मिलकर के अचीव करना है। और साथ ही विजन के साथ साथ जो भी बदलाव की जरूरत है स्कूल के अंदर, या फिर किसी भी प्रकार की शिक्षक प्रणाली के अंदर, या किसी भी प्रकार के इंस्ट्रक्शनल मेथड के अंदर, किसी भी प्रकार का कैसा भी यहाँ पर अगर बदलाव की जरूरत है, क्योंकि बिकॉज एट द एंड हमें अचीव क्या करना है, हमारा विजन। तो इस विजन को अचीव करने के लिए किसी भी प्रकार के अगर बदलाव की जरूरत है तो वो कौन देखेगा, वो हमारा स्कूल डेवलपमेंट प्लान ये होता है, जो कि कौन बनाता है, वो आपका SMC बनाता है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाता है। फिर से बताती हूं, जो RTE 2009 है वो ये कहता है कि हर स्कूल की स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होनी चाहिए, जो कि स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाएगी। और ये जो प्लान है, डेवलपमेंट प्लान है, वो इसमें ये चीज आती है कि इस विजन को अचीव करने के लिए, जो कि एक स्कूल ने अपना ऑब्जेक्टिव रखा है, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए किसी भी प्रकार की चीज की ऐड की जरूरत है, हटाने की जरूरत है, किसी भी प्रकार के बदलाव की जरूरत है, फिर चाहे किसी भी प्रकार के चेंज की जरूरत है, कुछ भी जरूरत है, वो सारी चीजें इसके अंदर आती है, स्कूल डेवलपमेंट प्लान के अंदर आती है, ठीक है। तो स्कूल डेवलपमेंट प्लान का मकसद ही ये है कि एक इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस स्कूल में हो सके, बच्चों की जितनी भी नीड्स है उनको कैटर किया जा सके, और एक जो विजन स्कूल ने रखा है उसको हम यहाँ पर अचीव कर सके। उसके बाद SDP इज बेस्ड ऑन द स्कूल विजन। SDP जो है एक स्कूल के विजन पे बेस्ड होता है, स्कूल का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो किस पर्पस के लिए काम कर रहा है, उसके विजन पे बेस्ड होता है, ठीक है। जो भी मिशन उसने रखा है, एंड शुड रिफ्लेक्ट द यूनिक नीड्स एंड चैलेंजेस, और जो भी नीड्स यानी कि जो भी जरूरत है इस विजन को अचीव करने के लिए, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, उस चीज को यहाँ पर डील करने के लिए स्कूल कम्युनिटी होती है, जो कि SMC होती है, और SMC यहाँ पर SDP को लेकर के आती है, स्कूल डेवलपमेंट प्लान को लेकर के आती है, ठीक है। नेक्स्ट है SDP शुड इंक्लूड स्पेसिफिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। अब SDP स्कूल डेवलपमेंट प्लान के अंदर कुछ स्पेसिफिक गोल्स होते हैं एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फॉर स्टूडेंट अचीवमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर। मैंने कहा ना यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं है, ये जो SDP बन रहा है वो टीचर्स के लिए भी बन रहा है, टीचर के डेवलपमेंट के लिए बन रहा है, टीचर को किसी प्रकार की चेंज की जरूरत है उसके लिए भी बन रहा है, ठीक है। टीचर के डेवलपमेंट के लिए, इफेक्टिव टीचिंग प्रोसेस के लिए बन रहा है, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज के लिए बन रहा है, यानी कि जो कुछ भी चीजें स्कूल के अंदर एक अच्छी लर्निंग के
के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हर उस चीज के लिए आपका एसडीबी बन रहा है। फिर चाहे स्कूल के अंदर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल कराना हो, फिर चाहे चेयर हो, डेस्क हो, टेबल हो, जो सारी चीजें हो, ठीक है, वो सारी चीजें सब किसका हिस्सा हो जाती है, ये सारी चीजें आपका स्कूल डेवलपमेंट प्लान का हिस्सा हो जाती है। सिर्फ टीचर तक ही सीमित नहीं है, मतलब स्कूल के अंदर किसी भी चीज के बदलाव की जरूरत है, किसी भी चीज की जरूरत हो जो कि अफेक्ट करती है बच्चे की लर्निंग को, उस सब चीज के लिए आपका स्कूल डेवलपमेंट प्लान है। तो आरटीई के अंदर ये आता है। द सोल पर्पज, इसका जो बिल्कुल एकमात्र जो पर्पज है, इनकॉर्पोरेटिंग एकेडमिक कैलेंडर इज टू इंप्रूव, यानी कि टीचिंग लर्निंग क्वालिटीज को इंप्रूव करना है। बिकॉज हमें बच्चे के लिए सारी चीजें करनी है। हम कर क्यों रहे, स्कूल बने ही क्यों हैं, बच्चे के लिए बने हैं, स्टूडेंट के लिए बने हैं। तो एट द एंड ऑफ द टाइम हमें करना ही क्या है कि टीचिंग लर्निंग को हमने बिल्कुल ही अच्छे तरीके से एनहांस करना है, ताकि जो भी असाइन टास्क है विद इन डेडलाइन, भाई हमने एक विजन अचीव करना है ना, तो इस विजन को अचीव करने के लिए हम क्या कुछ चीजें चेंज करेंगे, वो हमारा एसडीपी है। और उसका मकसद ही क्या है, बिकॉज मकसद हमारा बिल्कुल यही है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इतनी अच्छे से हो सके कि बच्चा जो है सारी चीजों को अच्छे से सीख पाए, अपने किसी भी कंसेप्ट में कंपिटेंसी हासिल कर पाए, सिर्फ रट करके सारी चीजों को ना करे। बच्चे के लिए सारी चीजें हो रही है यहाँ पर। एनुअल कैलेंडर, वार्षिक कैलेंडर क्या होता है, आप सभी को पता है कैलेंडर क्या होता है। नॉर्मल कैलेंडर में तो बस आपकी डेट वगैरह होती है और आपके फिर ये बता देते हैं इस दिन आपका संडे रहेगा, इस दिन आपका मंडे रहेगा, आज होली है, आज दिवाली है, आज ये छुट्टी है, आज वो छुट्टी है, ये आपका नॉर्मल कैलेंडर होता है। जबकि स्कूल का जो एनुअल कैलेंडर होता है, वार्षिक कैलेंडर होता है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आपकी हॉलीडेज काउंट नहीं होती है, उसके अंदर आपके मेन चीजें होती हैं। जैसे आपका स्कूल फेस्ट कब होने वाला है वो बता देंगे, भाई इतने दिन से इतने दिन आपको स्कूल फेस्ट है। आपके एग्जाम कब होंगे वो बता देंगे। कोई पर्टिकुलर सेमिनार कब है, कोई एक विशेष लेक्चर अगर ऑर्गेनाइज कराना है बच्चों के लिए तो वो लिखा होगा इसमें, ठीक है। आपका एग्जाम बता दिया, आपका स्पोर्ट्स मीट कब होगी, आपके खेलकूद की प्रतियोगिता कब होगी। ये जितनी भी इंफॉर्मेशनल चीजें होती हैं जो कहीं ना कहीं आपके टीचिंग लर्निंग को अफेक्ट करती है। कैसे अफेक्ट करती है, बिकॉज टीचर जो है पढ़ाएंगे और पढ़ाने के दौरान ये जो भी आपके कैलेंडर में दिया गया इस दौरान तो बच्चे की पढ़ाई होगी ही नहीं। तो इस चीज को देखते हुए टीचर चलेंगे कि ये जो चीजें हैं, हमारी जो लर्निंग है बच्चे के साथ, हम जो टीचिंग करने वाले हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उस चीज को अफेक्ट ना करे, ऐसे टीचर एडजस्ट करके चलेंगे अपने टाइम टेबल को, ठीक है। इस चीज का मतलब ये होता है। तो जो स्कूल का जो कैलेंडर होता है, एक डॉक्यूमेंट कैलेंडर दैट आउटलाइन, जो जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, एक्टिविटीज करवाई जाएंगी, असाइनमेंट्स जितने भी लिए जाएंगे थ्रू आउट द स्कूल ईयर, किसी भी पूरे एक साल के दौरान जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आपके स्कूल में की जाएगी वो आपके स्कूल कैलेंडर का हिस्सा होती है, जो कि डिफरेंट होता है आपके नॉर्मल कैलेंडर जो घर में होते हैं उनसे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। और टीचिंग लर्निंग को ये कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। It differs from a standard date calendar in that it may not include all date, because इसके अंदर सारी डेट नहीं होती है। भाई स्कूल का जो कैलेंडर उसके अंदर ये नहीं होता है कि आज मंडे है, आज ट्यूसडे है, आज वेडनेसडे, आज होली और दिवाली है, बल्कि इसके अंदर क्या होता है, फोकस करता है ऑन इंपॉर्टेंट इवेंट, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट तिथियां हैं, डेट लगा लो, जितने भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है, जैसे आपको बता दिया आपका एग्जाम कितने दिनों तक चलेगा, आपका कोई भी फेस्ट वगैरह है वो कब तक चलेगा, स्पोर्ट्स मीट है वो कब तक चलेगी, कोई इंपॉर्टेंट कोई मतलब कोई स्कूल विजिट है तो वो कब तक चलेगा, है ना, वो सारी चीजें यहाँ पर आती है। आपकी छुट्टियां कब पड़ेंगी, तो ये सारी इस चीज के अंदर आती है। तो वो डिफर करता जो नॉर्मल कैलेंडर है उससे। समझ में आ रहा है सभी को। द टाइम टेबल, समय सारणी क्या होता है, टाइम टेबल का मतलब ये है कि एक ऐसा स्केड्यूल होता है दैट डिस्क्राइब व्हेन वेयर क्लास एक्टिविटीज एंड इवेंट विल टेक प्लेस। भाई आप में से काफियों ने स्कूल में पढ़ा रखा होगा या फिर आप अभी भी जो है टीच कर रहे होंगे कहीं ना कहीं, तो आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल थमा दिया जाता है आपके हाथ में कि आपका जो आज जो है, जैसे मंडे है तो मंडे को आपका फर्स्ट लेक्चर यहाँ है, सेकंड लेक्चर यहाँ है, थर्ड लेक्चर यहाँ है, फोर्थ आपका फ्री है। ऐसे आपको मतलब लंच वगैरह का सारी चीजें, और आपको कोई भी विशेष अगर चीज करनी है तो वो भी आपको टाइम टेबल में लिख करके दी जाती है। तो टाइम टेबल का मतलब ये है कि किस क्लास में किस टीचर को क्या पढ़ाना है, साथ ही बच्चों को भी एक तरीके का इंस्ट्रक्शन होता है कि उनका कब कौन सा सब्जेक्ट है, कब उनको कौन सी किताबें लानी है, वो सारी चीजें इसके अंदर आती है, ठीक है। स्कूल में कोई भी चीज कब होगी, कब खाना होगा, कब पढ़ाई होगी, कब खेलकूद होगा, ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी, ये सारी चीजें टाइम टेबल का हिस्सा होती है कि क्लास कहां पर होगी, एक्टिविटीज कब करवाई जाएंगी, इवेंट्स कब होंगे, यहाँ पर ये सारी चीजें का ब्यौरा किसके अंदर आ जाता है, वो टाइम टेबल के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट है
देर आर टू टाइप्स ऑफ टाइम टेबल। अब टाइम टेबल भी दो तरीके के होते हैं, टीचर का टाइम टेबल भी होता है और एक स्टूडेंट का टाइम टेबल भी होता है। भाई टीचर का टाइम टेबल से मतलब क्या है? टीचर का टाइम टेबल से मतलब है कि आपको बता दिया जाता है कि कब और कहां एक टीचर को टीच करना है थ्रू आउट द स्कूल डे। पूरे एक दिन में जब आप काम करते हो 2-3 बजे तक, तो आपको पूरा पता होता है कि आपका पहला लेक्चर कहाँ है, आपका दूसरा लेक्चर कहाँ है, आपको कब किसको पढ़ाना है, आप किसको आपने यहाँ पर प्रैक्टिकल करानी है, जो सारी चीजें होती है। तो वो पूरा दिन का जो शेड्यूल होता है वो टीचर का टाइम टेबल होता है। स्टूडेंट का टाइम टेबल भी एक ऐसा शेड्यूल होता है जो आउटलाइन करता है कि कब और कहां स्टूडेंट अटेंड करेंगे अपनी क्लासेस को थ्रू आउट द स्कूल डे। ऐसे होता है ना कि भाई इंग्लिश का जो पीरियड होगा वो आपका 201 नंबर कक्षा में होगा, मतलब एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ। मैथ होगा वो आपका जो है आपकी जो स्मार्ट क्लास जहां पर होती है वहां होगा। फिर कंप्यूटर है तो कौन सी लैब में आपको जाना है। तो ये स्टूडेंट का टाइम टेबल होता है कि बच्चों को कहां कहां पे सारी चीजें पूरा दिन करनी है। इसके अंदर आपकी क्लास होता है, सब्जेक्ट कहां कौन सा होगा, रूम नंबर कौन सा होगा, वो सारा जो आपकी पूरे दिन का स्केड्यूल है वो आपका स्टूडेंट का टाइम टेबल यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट है स्कूल असेंबली। अब इस चीज से तो आप सभी लोग अवगत हैं, स्कूल असेंबली क्या होता है। विद्यालय सभा, भाई मॉर्निंग में जो प्रेयर हमारी होती है तो वो हमारी असेंबली होती है। इसका मकसद क्या होता है स्कूल असेंबली का, क्यों होता है ये? एक तरीके से पूरे जो दिन का स्टार्टिंग होती है उस टाइम में जब एक तरीके से हम जो प्रेयर बोलते हैं वो कहीं ना कहीं हमें एक पॉजिटिव एनर्जी देती है। पूरे दिन हम लोग ऐसे थक जाते हैं तो उस कहीं ना कहीं उस चीज को बैलेंस करने के उसका बहुत एक अच्छा इफेक्ट होता है जब हम सुबह सुबह प्रेयर में इकट्ठे होते हैं और प्रेयर करते हैं, जो है प्रार्थना गाते हैं। तो ये सारी चीजें हमें बहुत अफेक्ट करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी हमारे माइंड में आती है। साथ ही साथ इसका एक मकसद हो रहा है कि पूरा स्कूल वहां पर इकट्ठा होता है। पूरा स्कूल इकट्ठे होने के बाद अगर कोई आज एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है तो वहां पर प्रेयर में सबके सामने कर दी जाती है। ऐसा नहीं है मैं क्लासरूम में झांकते हुए सब आ रहे हैं आज ये है आज ये है आज ये है। तो एक पूरा स्कूल इकट्ठा है, आपको पूरा एक इंफॉर्मेशन वहीं पे बता दी, जैसे एग्जाम का बता दिया कि बच्चों आपके एग्जाम है इतने इतने दिन चलेंगे, तो आप सभी को इन्फॉर्मेशन मिल गई। वो तो कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, एक तरीके से गैदरिंग हो जाती है। स्कूल असेंबली गैदरिंग होती है स्टूडेंट्स की, साथ ही फैकल्टी की, जिसमें टीचर्स आ जाते हैं, सभी आ जाते हैं, जो भी स्टाफ आपके स्कूल में है सभी लोग इसके अंदर आ जाते हैं। और ये क्या होता है, यूजुअली मॉर्निंग में होता है। इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्कूल कम्युनिटी टू कम टुगेदर एंड स्टार्ट द डे ऑन ए पॉजिटिव नोट। ठीक है, एक तरीके का जब हम प्रेयर वगैरह करते हो तो हम एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ फील हो जाते हैं और उसके बाद जब हम क्लासरूम में जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक अच्छे दिन की शुरुआत आपकी होती है। तो ये आपकी स्कूल असेंबली होती है। पेरेंट टीचर फोरम, अभिभावक शिक्षक मंच क्या होता है? पेरेंट टीचर फोरम इज अ प्लेटफॉर्म फॉर पेरेंट एंड टीचर, यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पे पेरेंट और टीचर्स आपस में मिलते हैं, वो आपस में कम टुगेदर होते हैं और डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट इश्यूज रिलेटेड टू द एजुकेशन एंड वेलबींग ऑफ ए स्टूडेंट। ये एक ऐसा मंच होता है जिसमें जितने भी बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स आते हैं, टीचर्स आते हैं और वो सब आपस में बात करते हैं कि भाई कैसे जो है इफेक्टिव और तरीके से हम कर सकते हैं। बच्चे के साथ कोई समस्या हो तो शिक्षक बता देगा, बच्चे के साथ कुछ पेरेंट्स को परेशानी है तो पेरेंट्स बता देगा भाई आप हमारे बच्चों को ऐसे हैंडल करिए, वैसे जो कुछ भी है। किसी के शरारत है तो कह देंगे 2 थप्पड़ लगाओ इसको, है ना। ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाती है। अगर स्कूल के अंदर आप पेरेंट्स को किसी भी प्रकार का कोई भी फीडबैक देने की आवश्यकता है तो वो यहाँ पर एक तरीके से फीडबैक यहाँ पर कोई भी पेरेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पेरेंट टीचर फोरम होता है। जैसे पीटीएम वगैरह होती है जहां पर बच्चों के रिजल्ट लेने के लिए पेरेंट्स आते हैं और किसी भी प्रकार का फीडबैक भी दे सकते हैं। पीटीए मीटिंग के अंदर क्या क्या होता है? पेरेंट टीचर फोरम में इंक्लूड यहाँ पर क्या क्या शामिल हो सकता है? अपडेट फ्रॉम द स्कूल प्रिंसिपल ऑन स्कूल इनिशिएटिव एंड चैलेंज। यहाँ पर जितने भी पेरेंट्स हैं उनको अपडेट मिल सकता है स्कूल प्रिंसिपल की तरफ से कि स्कूल ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं, स्कूल ने क्या क्या शुरुआतें करी और क्या क्या चैलेंजेस यहाँ पर स्कूल के अंदर देखने को आ रहे हैं, ये बता सकते हैं। डिस्कस कर सकते हैं स्टूडेंट की प्रोग्रेस को एंड वेज टू सपोर्ट, और हम स्टूडेंट का जो सीखना है उसकी जो लर्निंग है कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। भाई जरूरी नहीं है सारी जिम्मेदारी एक शिक्षक की होती है, पेरेंट्स का भी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो कि आज के टाइम में थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं कि बस स्कूल में बच्चा भेज दिया, इतनी हम फीस भर रहे हैं, अब हमें नहीं पता इसके नंबर तुम ही लाओगे, हमें तो नहीं पता, हमने तो फीस भर दी। ठीक है, तो वो एक तरीके से गलत है, बिकॉज एक इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीचर्स की भी। आपने बच्चे को स्कूल में भेजा, बच्चा स्कूल में पढ़ के आ रहा है, साथ ही वो जो चीजें लेकर के आ रहा है उसको आप घर पर भी कंटिन्यू कराइए, तब बच्चा चीजों में बैलेंस करने की बात करता है। अब प्रेजेंटेशन बाय टीचर्स ऑन न्यू टीचिंग मेथड, यहाँ पे टीचर प्रेजेंट करके बता सकते हैं भाई हम आपके बच्चे को ऐसे ऐसे पढ़ा सकते हैं, ऐसे ऐसे सारी चीजें हो रही हैं, एजुकेशन रिसोर्सेज के बारे में बता सकते हैं। डिस्कशन ऑन स्कूल की क्या क्या पॉलिसीज हैं वो जो कि एक पेरेंट्स के लिए जानना जरूरी होता है, वो यहाँ पे डिस्कस हो सकती है। प्रोसीजर्स रिलेटेड टू स्कूल वेलफेयर, छात्रों के कल्याण से संबंधित कोई भी चीजें हैं तो उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन हो सकता है। तो कहने की बात यह है कि जितने भी शिक्षक होते हैं और पेरेंट्स जो होते हैं वो आपस में मिलकर के एक मंच पर आते हैं और वहां पर सारे यहाँ पर चीजें डिस्कस करी जाती है। नेक्स्ट है टीचिंग डेवलपमेंट फोरम।
शिक्षण विकास मंच। अब सारी चीजें हो रही हैं, बच्चे के लिए हम सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन बच्चा किससे रिलेट करता है भाई? बच्चा जा किसके रहा है? टीचर के लिए तो जा रहा है। अब टीचर के लिए भी डेवलपमेंट फॉर्म बनता है, टीचर विकास मंच भी होना चाहिए, जो कि सारी चीजें भाई टीचर के लिए भी तो चीजें चाहिए ना, टीचर को भी तो हमें फोकस करना है ना, तो इसको तो हम पढ़ेंगे। इसके ऊपर हम पढ़ते हैं निष्ठा को। निष्ठा इज अ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है इंडिया के अंदर फॉर द कंट्रीज टीचर। देश के जो भी शिक्षक है उनके लिए यहाँ पर एक निष्ठा इनिशिएटिव लाया गया है, ये आपने पढ़ लेना है। दैट एम्स टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्री, यानी कि जो भी आपकी एलिमेंट्री एजुकेशन है, प्रारंभिक एजुकेशन है, जो भी आपकी माध्यमिक एजुकेशन है, प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, इसको इंप्रूव करने के लिए, यानी कि टीचर्स के लिए, ताकि अगर टीचर का विकास होगा तो यहाँ पे एजुकेशन अपने आप में ही क्या हो जाएगी? इंप्रूवमेंट हो जाएगी। इट स्टैंड्स फॉर नेशनल इनिशिएटिव फॉर होलिस्टिक एडवांस ऑफ स्कूल हेड्स एंड टीचर। ठीक है, ये फुल फॉर्म है, इसको ध्यान में रखना है निष्ठा की। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर होलिस्टिक एडवांसमेंट ऑफ स्कूल हेल्थ एंड टीचर्स। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो ये क्या है, यहां से चीजें है सारी, इसको अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट है The program has 4 distinct component। ये जो प्रोग्राम है इसके 4 अलग अलग कंपोनेंट है, जिसको हम एक स्पेसिफिक फोकस के साथ इसको बनाया गया है, जिसको हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला आपका निष्ठा 1.0 है, जो कि आपका एलिमेंट्री लेवल के लिए है, प्रारंभिक स्तर के लिए है, जिसके अंदर आपकी क्लास 1 से 8 आ जाती है। दिस कंपोनेंट फोकस ऑन द कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर टीचर्स ऑफ एलिमेंट्री लेवल, यानी कि जो भी शिक्षक कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, वहां पर उन शिक्षकों के लिए ये आपका क्लास 1 के जो निष्ठा 10 है उनके लिए है। और निष्ठा 20 है सेकेंडरी लेवल के लिए, यानी कि जो शिक्षक 9 to 12 को पढ़ाते हैं उनके लिए है, यहाँ पर उनके डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर। ठीक है, उनके अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके, उनकी क्षमता का निर्माण हो सके, उनके लिए आपका निष्ठा 2.0 है। और निष्ठा 3.0 है एफएलएन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, आधारभूत साक्षरता और अंकन ज्ञान। मैंने आपको पढ़ाया था एफएलएन, जो कि ग्रेड 3 तक जो है बच्चे को एक बेसिक रीडिंग, राइटिंग और मैथमेटिकल स्किल के बारे में बात करता है एफएलएन, कि ग्रेड 3 तक बच्चे को ये बेसिक नॉलेज आ जानी चाहिए है। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से समझाया था पिछली क्लास में। तो निष्ठा 3 किसके बारे में? एफएलएन के बारे में है। ये जो कंपोनेंट है फोकस करता है इंप्रूविंग एफएलएन, यानी कि फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी स्कूल स्किल जो है वो स्टूडेंट के अंदर आ जाए, और टीचर्स को भी, टीचर्स से रिलेटेड है कि कैपेसिटी बिल्डिंग टीचर्स की हो सके, ताकि टीचर इस चीज के बारे में अच्छे से ध्यान में दे पाए। ठीक है, ये चीज है निष्ठा 3.0। निष्ठा 4.0 है ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में अच्छे से कवर करवाया हुआ है। तो निष्ठा 4.0 किससे रिलेटेड है? ECCE से रिलेटेड है। ये कंपोनेंट फोकस करता है ऑन इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन थ्रू द कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर टीचर्स एंड एजुकेटर्स, यानी कि ये भी टीचर्स और एजुकेटर्स के लिए भी है, लेकिन किस बारे में है? ECC के बारे में है। तो ये 4 निष्ठा के कुछ कंपोनेंट है, इसको आपने ध्यान में रखना है कि ये टीचर से रिलेट करती है। ठीक है, टीचर के डेवलपमेंट के लिए है। अब आ जाती है स्कूल कम्युनिटी पार्टनरशिप के बारे में बात करेंगे कि स्कूल की और समुदाय की भागीदारी या फिर साझेदारी, कुछ भी बोल सकते हो, कि हम क्यों पार्टनरशिप करते हैं कम्युनिटी के साथ, समुदाय के साथ साझेदारी हम क्यों करते हैं। तो स्कूल कम्युनिटी पार्टनरशिप रेफर करता है, देखिए हम पार्टनरशिप क्यों करते हैं कम्युनिटी, क्योंकि कम्युनिटी के पास बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हो सकते हैं जो हमारी लर्निंग को कहीं ना कहीं काफी अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे कोई मान लो म्यूजियम है, उस म्यूजियम में हम बच्चों को लेकर के जा सकते हैं, तो बच्चे जो कुछ भी चीजें क्लासरूम में पढ़ रहे हैं वहां यहाँ पे बच्चे रियल एक्सपीरियंस के साथ चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, और कम्युनिटी में साथ में मान लीजिए कोई फैक्ट्री वगैरह, कोई भी ऐसा उद्योग है जिसके अंदर बेसिक स्किल यहाँ पर बच्चा सीख सकता है और अपने फ्यूचर के लिए यहाँ पर रेडी हो सकता है, तो हम एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस बच्चे का यहाँ पर करवा सकते हैं। तो कम्युनिटी का हम इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं, और आज के टाइम में बहुत जरूरी हो गया है कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट, ताकि बच्चों की जो लर्निंग है वो बेहतर तरीके से हो सके। स्कूल कम्युनिटी पार्टनरशिप रेफर टू द पार्टनरशिप बिटवीन स्कूल एंड अदर कम्युनिटी रिसोर्सेज बाय इंटीग्रेटिंग, यानी कि यहाँ पर जो स्कूल है, जितने भी विद्यालय हैं, उनकी साझेदारी, उनकी भागीदारी, मतलब एक तरीके से बोर्ड बना करके चलते हैं समुदाय के साथ, कम्युनिटी के साथ, ताकि उनके जो रिसोर्सेज है उनको इंटीग्रेट किया जा सके। भाई समुदाय के पास काफी रिसोर्सेज होते हैं, बहुत सारे स्रोत होते हैं, उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं उनकी एकेडमिक्स के लिए। और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट टू फोस्टर द लर्निंग, यानी कि जितनी हम भागीदारी को इन्वॉल्व करेंगे स्कूल के अंदर, उतना ही हमारी जो लर्निंग है बच्चे के लिए वो एनहांस हो पाएगी। जैसे मान लीजिए आपने किसी के साथ बॉन्ड बना लिया, और आपको किसी भी स्कूल को पर्टिकुलर एक फंडिंग हो सकती है, वहां पर भाई पैसा हो सकता है वहां पर, या फिर आप एक ऐसे रिसोर्स का इस्तेमाल कर सकते हो ताकि आपके बच्चे अच्छे तरीके से सीखे। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें हो जाती है कि कम्युनिटी की और स्कूल की जो पार्टनरशिप है वो यहाँ पर बच्चे की लर्निंग के लिए काफी मायने रखती है। नेक्स्ट है
रियल लाइफ एक्सपीरियंस करते हैं। आखिर क्यों जरूरी है? क्योंकि बच्चे रियल लाइफ एक्सपीरियंस करते हैं। स्कूल जो है पार्टनर कर सकता है विद लोकल बिजनेस, जो भी आपका कोई भी लोकल बिजनेस है उसके साथ हम लोग पार्टनरशिप कर सकते हैं। टू इंटर्नशिप एंड जॉब शेडोइंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। आप इंटर्नशिप किसी भी प्रकार का अगर बच्चे का हो पा रहा है तो बच्चा वहां पर जो बेसिक स्किल है ना वो यहाँ पर बच्चा सीख लेगा, और यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बच्चे के लिए खुल करके आते हैं। बिकॉज हम स्कूल में कई बार ये देखते हैं कि अच्छा आप पढ़ने के बाद से बस ये बन सकते हो, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चे के लिए ओपन होती है, जिसके बारे में हम बच्चों को बताते नहीं, या फिर बच्चे जो है जुड़ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से रियल लाइफ एक्सपीरियंस बच्चे के लिए हो सकता है, वास्तविक जीवन के अनुभव बच्चा यहाँ पर ले सकता है अगर वो कम्युनिटी के साथ इन्वॉल्व हो रहा है तो। पॉजिटिव एटीट्यूड एंड वैल्यू यहाँ पर बच्चे के अंदर आते हैं, एक सकारात्मक दृष्टिकोण बच्चे के अंदर आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें तो स्कूल यहाँ पर पार्टनर कर सकता है विद ए लोकल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टू पार्टिसिपेट इन ए कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट व्हिच कैन हेल्प स्टूडेंट एक सेंस ऑफ कम्युनिटी प्राइड एंड रिस्पांसिबिलिटी। यानी कि बच्चा जो है अपने समुदाय के साथ किसी भी प्रकार से अगर जुड़ाव फील करता है तो उसके अंदर एक पॉजिटिव सकारात्मक दृष्टिकोण उसके अंदर बनता है। साथ ही अपनी जो वैल्यूज है, जो बिलीफ है, भाई जब हम सोशलाइज होते हैं तो हम जब कल्चर के बारे में सारी चीजें पढ़ते हैं तो वहां पर भी हम यही चीज करते हैं। तो जब हम अपने स्कूल से एक एकेडमिक से बाहर होकर के सारी चीजों को पढ़ेंगे, चीजों को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पे क्रिएट होती है, बहुत एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी बच्चे का निकल के आता है और वैल्यूज भी बच्चा यहाँ पर सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट है सप्लीमेंटिंग थ्योरेटिकल लर्निंग। यहाँ पर जो बच्चा है एक तरीके से थ्योरेटिकल लर्निंग भी यहाँ पर कर रहा है। जैसे स्कूल में पार्टनर विद लोकल म्यूजियम, किसी भी लोकल म्यूजियम में हम जा सकते हैं तो वहां पर टीचर ने जो क्लास में बच्चे को करवाया था वो वहां बच्चे ने बिल्कुल रियलिटी में बिल्कुल एक्सप्लोर कर लिया है। टू गिव स्टूडेंट्स टू अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर इन exhibits and apply their knowledge of history and art to real life objects and artifacts। यानी कि किसी भी म्यूजियम में आप यहाँ पर विजिट कर सकते हो, उसके अंदर बच्चा जो कुछ भी चीजें एक्सपीरियंस करेगा वो अपनी लर्निंग से कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हुए चीजों को देखेगा। ठीक है, जैसे आप मान लो कहीं पे बच्चे को जब हम डायनासोर के बारे में बताते हैं या फिर कुछ भी चीजें बताते हैं तो हम किसी म्यूजियम के अंदर ये सारी चीजें अवेलेबल होती है, तो जब बच्चा वहां पर रियलिटी में सारी चीजें देखता है ना तो वो कनेक्ट करते हुए चीजों को देखता है, वो अपने किताबी ज्ञान को जो आउटर जो वर्ल्ड है उससे कनेक्ट करते हुए चीजों को सीखता है, और ये इंपॉर्टेंट होता है ताकि बच्चे की जो लर्निंग है वो अच्छे से हो सके। स्किल डेवलपमेंट होती है, कौशल विकास होता है बच्चे का। स्कूल जब किसी भी पार्टनर करता है, किसी भी, जैसे मान लो वो लोकल पार्क में जा रहा है, टू प्रोवाइड अ स्टूडेंट विद एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न अबाउट द एनवायरमेंटल साइंस, यानी कि पर्यावरणीय विज्ञान के बारे में बच्चा सीखता है, अपने इकोसिस्टम के बारे में सीखता है। भाई किसी भी फील्ड ट्रिप पे आप ले गए बच्चे को, वहां पे बच्चे ने अपने एनवायरमेंट में बहुत सारी चीजें सीखी देखी जो कि आपके इकोसिस्टम का पार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें हैं जो कि बच्चा सीखता है, बच्चे ने पढ़ा वहां पर लेकिन उसने फिर से इधर आके सारी चीजें खुद से ही एक्सपीरियंस करे। तो ये हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट होते हैं, एक्टिविटीज होती है जो बच्चे की कहीं ना कहीं स्किल को बढ़ाते हैं, और स्किल अगर अच्छी हो रही है तो उसकी लर्निंग भी यहाँ पर अच्छी हो रही है। बिकॉज बेसिकली हम करना ही क्या चाह रहे हैं, बच्चे की जो लर्निंग है ना उसको अच्छा करने चाह रहे हैं। कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पे बच्चे की अच्छी हो रही है। अ स्कूल माइट पार्टनर विद अ लोकल थिएटर ग्रुप, भाई कोई भी जो थिएटर ग्रुप है उनके साथ स्कूल पार्टनरशिप कर सकता है कि भाई हमारे बच्चे को आप मौका दीजिए। तो बच्चे के अंदर अगर कोई किसी भी अलग प्रकार का अगर कोई भी उसके अंदर कोई गुण है तो वो यहाँ पर जो जुड़ाव फील कर सकता है, जुड़ सकता है इनके साथ, और जो भी ड्रामा वगैरह जो कोई भी प्रोग्राम वगैरह होगा वो क्या इंक्रीज करेगा, उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, उसकी जो पब्लिक के साथ बात करने की स्किल है वो यहाँ पर एनहांस होगी। और जरूरी नहीं है हर बच्चे जो है पढ़ाई के साथ ही जाए, किसी बच्चे का डांस में इंटरेस्ट होता है, किसी बच्चे का आर्ट में इंटरेस्ट होता है, किसी बच्चे का ड्रामा में इंटरेस्ट होता है, किसी बच्चे का किसी अदर चीज में इंटरेस्ट होता है, तो यहाँ पे बच्चे के इंटरेस्ट भी जनरेट होते हैं। तो कम्युनिटी के साथ जो पार्टनरशिप हो रही है वो बच्चे की जो लर्निंग है, बिकॉज लर्निंग सिर्फ पढ़ाई तक ही लिमिटेड नहीं है, लर्निंग जो होती है वो आपकी चलती रहती है, वो आप कैसे भी किसी भी फॉर्म में आप लर्निंग कर सकते हो। तो लर्निंग हमें यहाँ पे करानी है, बच्चे का सीखना यहाँ पे मैटर करता है। अब है स्कूल उद्योग साझेदारी, यानी कि स्कूल इंडस्ट्री पार्टनरशिप। A school industry partnership is a collaborative relationship with the school और बिजनेस। स्कूल का या फिर कोई भी बिजनेस है उनके साथ जब हम एक तरीके से कोलैबोरेट करके चलते हैं, उनके साथ जब हम एक साझेदारी बना करके चलते हैं, that aims to provide student with the relevant exposure to the business। देखिए मान लीजिए जैसे हम क्लास में 10th में पढ़ाते हैं बच्चों को कि सोप कैसे बनता है, डिटर्जेंट कैसे बनता है, या फिर आप को हम बताते भाई साइकिल वगैरह के पार्ट्स के बारे में सारी चीजें बताते हैं। तो अगर हम बच्चे को किसी एक ऐसी फैक्ट्री में ले गए जहां पर ये सारी चीजें बनती है, जैसे मान लो सोप बनती है, तो बच्चे जब रियलिटी में वो सारी चीजें देखेंगे ना, तो एक वो इंडस्ट्री है, वो एक बिजनेस है, बट दोनों ने आपस में कोलैबोरेट किया, और कोलैबोरेट किया तो किस पे इफेक्ट पड़ा, बच्चे के ऊपर इफेक्ट पड़ा। बच्चा एक तो वहां पर पढ़ रहा था कि ऐसे ऐसे रिएक्शन होती है और ऐसे ऐसे ये सारी चीजें होती है और साबुन बनती है, डिटर्जेंट बनता है, लेकिन अगर हम उसी ही चीज को बच्चों को एक तरीके से हमने ट्रिप करवा दिया वहां पे, फिर बच्चे अपनी आंखों से अगर वहां पे सारी चीजें देख रहे हैं तो
कहीं ना कहीं बच्चों का इंटरेस्ट हो रहा है, बच्चे की जो लर्निंग है वो डीपर लेवल पर जा रही है और बच्चे उस चीज को रिलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर प्रिपेयर देम फॉर सक्सेस इन देन फ्यूचर करियर, और कहीं ना कहीं बच्चे जो अपने फ्यूचर करियर के लिए भी यहाँ पे प्रिपेयर हो रहे हैं। तो अब बिजनेस जरूर नहीं है यही हो, आप आपके सराउंडिंग में हर तरह के बिजनेस हो सकते हैं, कहीं पर भी जो है इस चीज का हम लाभ, ये स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है, कहीं पर भी ये सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। तो इसका काफी एक तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट हो सकता है। इसमें काफी सारी एक्टिविटीज आती हैं, जैसे इंटर्नशिप हो गया, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट टू वर्क विद कंपनी प्रोफेशनल्स ऑन रियल प्रोजेक्ट्स। जैसे आपने बच्चों को एक तरीके से इंटर्नशिप वगैरह के लिए भेज दिया, किसी भी कंपनी के जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं जो वहां पे काम करते हैं, और आप किसी प्रोजेक्ट में अगर उनके साथ जुड़ते हो तो आपको क्या समझ में आता, आप यहाँ पर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी पे भी है, आप यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल बनना भी सीखते हैं, साथ ही आप यहाँ पर बेसिक स्किल भी प्रिपेयर कर रहे हैं, बिकॉज आप बड़े होकर के कुछ तो आप भी करेंगे ना, और आप आपके जो करियर के जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पर ब्रॉडर लेवल पर जा रहे हैं। तो ये है आपका इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप, जो कि आपको आपकी जो लर्निंग है, बच्चों की जो लर्निंग है वो यहाँ पर अफेक्ट करती है। वर्कशॉप हो गया, किसी भी साथ कोई सेमिनार हो गया टेक्नोलॉजी रिलेटेड टॉपिक्स पे, ठीक है, तो ये यहाँ पे हो सकता है। कोलैबोरेट कर लिया स्कूल फैक्ट्री के साथ टू डेवलप करिकुलम इन लाइन विद इंडस्ट्री, यानी कि ऐसी चीजों को अगर हम अपने करिकुलम के अंदर भी लाते हैं तो भी बच्चे यहाँ पर चीजों को सीखते हैं। तो इस चीज को हम अपने करिकुलम के अंदर भी, जो भी हमारा करिकुलम होता है, भाई हम क्या पढ़ाते हैं बच्चों को, इतने क्या क्या चीजें हम बच्चों को कराएंगे, जो भी आपका सिलेबस और करिकुलम है दोनों मैंने आपको अच्छे से बताए हुए हैं, उसको देखना अगर नहीं देखा है तो यहाँ पर हम ये चीजें भी लेकर के चल सकते हैं। यहाँ पर आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं, हमने पूरा जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो अपना या जो है हमारा कवर हो गया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना, आपको सारी चीजें हो जाएंगी। यहाँ पर बिल्डिंग अ विजन इज अ कॉन्टिन्यूअस एंड ऑनगोइंग प्रोसेस। विजन मतलब फ्यूचर से रिलेटेड, भाई हम करना क्या चाह रहे हैं, हमारे स्कूल का विजन क्या है, हमें बच्चों को अपने उसके करियर के लिए प्रिपेयर करना है, बच्चों को उनकी हायर एकेडमिक्स के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है, ये विजन हो सकता है। तो एक विजन को बिल्ड करना एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, एक लगातार चलते रहने वाली प्रक्रिया है, एंड एक रोड मैप का काम करती है किसी भी इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट के लिए, किसी भी संस्थान के विकास के लिए एक रोड मैप का काम करती है। जब आपका एक विजन सेट है तो आप अच्छे से काम कर पाते हो, टीचर्स भी साथ ही स्टूडेंट भी, तो आपके लिए एक रोड मैप का काम करती है, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है, ये कनेक्ट करता है, ये कनेक्ट करता है डायरेक्टली टू द ऑर्गेनाइजेशन मिशन। एक सेकेंड गाइस, बिल्डिंग अ विजन इज एन कॉन्टिन्यूअस, मतलब इसमें से आपका कौन सा जो है आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो सकता है। तो इसके अंदर आपका ये कनेक्ट करता है डायरेक्टली टू द ऑर्गेनाइजेशन मिशन, ये आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है उससे डायरेक्टली, बिल्कुल इससे, भाई हमारा मिशन क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, आपके स्कूल का विजन क्या है उससे डायरेक्टली कनेक्ट करता है, टीचर्स को सभी को कनेक्ट करता है। बिल्ड करता है कंसेंसस अमंग स्कूल कम्युनिटी, स्कूल समुदाय के बीच आम सहमति भी बनाता है, और आइडेंटिफाई करता है क्रिटिकल पाथवेज फॉर द स्कूल टू अडॉप्ट चेंजेस, जो भी चेंजेस आपको अडॉप्ट करने हैं, भाई चेंज तो लाते हैं हम, स्कूल डेवलपमेंट प्लान का मतलब ही क्या होता है, हम लोग चेंजेस इसके अंदर लाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ द अबव इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, खुद से सोल्व करने की कोशिश करना है, एंड फिर समझ में ना आए, वैसे तो आ जाएंगे, इतना कुछ बड़ा नहीं है, बट अच्छे से रीड करेंगे ना एक दो बार तो आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाएंगे। स्कूल इंप्रूवमेंट इंश्योर करता है स्कूल इफेक्टिवनेस बाय इन्वॉल्विंग बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट इशू। यहाँ पर हार्ड और सॉफ्ट इशू क्या होते हैं, भाई सॉफ्ट इशू का मतलब वो होता है कि ऐसे इशू जो आप इजीली डील कर पाते हो, बट हार्ड इशू वो हो जाते हो जो आप सोच लेते हो बट आप कई बार उसको क्या नहीं कर पाते हो, आप उसको डील नहीं कर पाते हो। जैसे हार्ड इशू यहाँ पर ये हो सकता है, मान लीजिए आपने गोवा का प्लान बनाया है, भाई गोवा घूमने जाएंगे, बीच पे जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है, आपने गोवा का प्लान बना लिया, फ्रेंड्स वगैरह सब कलीग वगैरह सब तैयार हो गए हैं कि ठीक है हम ये सब करेंगे, बट जाने के टाइम में आपकी जो पॉकेट मनी है वो यहाँ पर क्या दे गई, जवाब दे गई। तो वो जवाब देगी मतलब ये क्या है, आपका हार्ड इशू हो गया है, ठीक है, ये आपका क्या है, हार्ड इशू हो गया है। तो इसके अंदर कौन सा हार्ड इशू इसके अंदर आ जाता है, डेवलप करना स्ट्रेटजीज को, पॉलिसीज को, स्ट्रक्चर्स को एंड सिस्टम्स को, या फिर डेवलप करना स्किल्स को, बिहेवियर्स को एंड एटीट्यूड को। तो देखिए कई बार बिहेवियर का, एटीट्यूड का ये आपके लिए इतना हार्ड नहीं होता, हम इस चीज को कई बार डील कर पाते हैं। कल्चर, स्टाइल ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप या फिर बिहेवियर वगैरह इसमें आ गया। लेकिन अगर आप ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे ना, तो हम कई बार ना स्ट्रैटेजीज बना देते हैं, पॉलिसीज बना देते हैं, बट उसके ऊपर हम कई बार एक्ट नहीं कर पाते हैं, हम बना करके छोड़ देते हैं, बस एक्ट नहीं कर पाते हैं स्ट्रक्चर पर, सिस्टम पर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ये आपका एक हार्ड इशू है जिसके ऊपर हम बना करके छोड़ देते हैं, बट उसके बारे में हम इतना जल्दी जो है डील नहीं कर पाते, उस चीज को अप्लाई नहीं कर पाते। नेक्स्ट है एन एक्टिविटी दैट ब्रिंग्स द एंटायर स्कूल पॉपुलेशन, बाहर चलो,
खड़ा हो, शाबाश शाबाश शाबाश, आउट। एन एक्टिविटी दैट ब्रिंग्स द एंटायर, एक ऐसी एक्टिविटी आपने बतानी है that brings the entire school population together, मतलब जितनी भी स्कूल की आपकी पॉपुलेशन है, जिसके अंदर आपके स्टूडेंट आ जाते हैं, आपके टीचर्स आ जाते हैं, अदर स्टाफ भी आ जाते हैं, प्रिंसिपल सब आ जाते हैं, वो यहाँ पर इकट्ठे होते हैं टू प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यानी कि महत्वपूर्ण सूचना प्रोवाइड करने के लिए, स्कूल की स्पिरिट को एनहांस करने के लिए, और एक कम्युनिटी का जो सेंस ऑफ है उसको फोस्टर करने के लिए, कहीं ना कहीं समुदाय की जो भावना वो आपके अंदर आती है। तो बताओ कहाँ आती है? अभी मैं ऊपर आपको बता करके आई हूँ, जो आपकी स्कूल असेंबली है, जो आपकी विद्यालय की जो प्रार्थना सभा आप इसको बोल सकते हैं, या फिर विद्यालय सभा आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, विद्यालय सभा आप इसको बोल सकते हो। इसके अंदर सारे बच्चे इंक्लूड होते हैं, सारे बच्चे आते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको दे दी जाती है अगर किसी भी प्रकार की है तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगर आपने वो अच्छे से पढ़ा तो आपको ये आंसर भी आराम से बन जाएगा। व्हाट आर द मोस्ट रिलेवेंट इंडिकेटर्स, इसमें से कौन सा एक रिलेवेंट इंडिकेटर्स है ऑफ इफेक्टिव स्कूल मैनेजमेंट? एक स्कूल प्रबंधन का मतलब आप अच्छी तरीके से एक स्कूल प्रबंधन कर पा रहे, इसके क्या संकेत है? यहाँ पर इंडिकेटर्स है, प्रोफेशनल एबिलिटी है, कम्युनिकेशन है, टीम वर्क है, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट है, ये भी सही है। प्रोफेशनल एबिलिटी है, लीडरशिप है, या फिर स्टूडेंट का परफॉर्मेंस है, और पेरेंटल सेटिस्फेक्शन है। तो देखिए जब आप इस ऑप्शन को देखते हैं ना तो इसको ध्यान से देखो, प्रोफेशनल एबिलिटी आ रही है, व्यवसाय की क्षमता भी आ रही है, लीडरशिप भी आ रहा है, नेतृत्व भी शामिल है, स्टूडेंट का परफॉर्मेंस भी आ रहा है, भी बच्चे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, और साथ ही पेरेंट्स भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो पा रहे हैं। तो सारी ही चीजें यहाँ पर इंक्लूड हो पा रही है, जबकि इनमें इतनी चीजें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर एक करेक्ट ऑप्शन हो जाता है कि आप यहाँ पर व्यवसाय क्षमता भी देख पा रहे हो, नेतृत्व भी आ जा रहा है, छात्र का प्रदर्शन भी आ रहा है, अभिभावक भी यहाँ पर संतुष्टि में है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या हो जाता है? सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, on what basis the subject and period should be allocated, जो भी आपके सब्जेक्ट्स है और आपके जो पीरियड्स है किस बेस पे अलोकेट होने चाहिए टाइम टेबल प्रिपेयर करते हुए, बताओ किस बेस पे हो जाएंगे? डिफिकल्टी लेवल, यानी कि सब्जेक्ट्स के जो डिफिकल्टी लेवल है उसके बेस पे होगा क्या आपके स्कूल का टाइम टेबल? इस बेस पे बनता है भाई मैथ किसी को कठिन लगता है तो मैथ को पहले प्रायोरिटी पे रखेंगे, साइंस को दूसरी प्रायोरिटी पे, हिंदी तो सबसे ईजी होती है भाई, मतलब ऐसा नहीं होती है, ठीक है, तो हिंदी को बिल्कुल एंड में रखेंगे। तो ऐसा नहीं होता, सब्जेक्ट के हिसाब से टाइम टेबल नहीं बनता है, स्टूडेंट के इंटरेस्ट के हिसाब से भी टाइम टेबल नहीं बनता है। टाइम टेबल टीचर्स के फैसिलिटेशन पे बेस भी नहीं बनता है, बल्कि टाइम टेबल बनता है किस पे? अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स। भाई टीचर्स की अवेलेबिलिटी तो होनी चाहिए ना, टीचर्स अवेलेबल होंगे नहीं तो टाइम टेबल का करेंगे क्या? तो यहाँ पर का ऑप्शन नंबर 4 है आपका, वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि हमारे जो सब्जेक्ट्स और पीरियड है टाइम टेबल वो कैसे बनते हैं? टीचर्स की अवेलेबिलिटी को देखते हुए बनते हैं। मैंने बना लिया कि सेकंड नंबर पीरियड में मैथ का टीचर जाएगा, लेकिन मैथ का टीचर है ही नहीं अवेलेबल, तो कहां से बना दूंगी मैं? ठीक है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर देखी जाती है। हार और वर्क टाइम ऑफ रोल कॉल, रिक्रिएशनल टाइम, को करिकुलर एक्टिविटी, ये सब किसका हिस्सा है? काम करने का जो समय है, टाइम ऑफ रोल कॉल है, या फिर रिक्रिएशनल टाइम है, को करिकुलर एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा एकेडमिक से बाहर जाकर अगर कुछ एक्टिविटीज हो रही है तो वो किसका हिस्सा होती है? वो स्कूल टाइम टेबल का है, कैलेंडर का हिस्सा नहीं होती है, असेंबली का हिस्सा नहीं होती है, डायरी का हिस्सा नहीं होती है, बल्कि किसका हिस्सा होती है? स्कूल टाइम टेबल का हिस्सा होती है कि कब जो है आपका रोल कॉल हो रहा है, कब आपकी एक्टिविटीज वगैरह हो रही है, सब टाइम टेबल का हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल कैलेंडर डज नॉट इंक्लूड, स्कूल का जो कैलेंडर है वो क्या शामिल नहीं है स्कूल के कैलेंडर में? प्रोग्राम चार्टेड अगेंस्ट डेट, एग्जांपल 6 जन को प्राइज डिस्ट्रीब्यूटेड सेरेमनी है, ये बिल्कुल आता है कैलेंडर के अंदर कि आपका प्राइज सेरेमनी कब होगा, तो 6 जनवरी को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, अगर ऐसा है तो फिर ये आपका कैलेंडर का हिस्सा है। हमें नोट बताना है, हमसे नोट पूछा गया है। रूम्स एंड प्लेग्राउंड बीइंग यूज्ड इन सर्टेन पीरियड्स ड्यूरिंग एंगेज इन गेम्स, मतलब ये क्या है कि स्कूल कैलेंडर में कुछ ऑडियो कहां से आ गया? बीइंग यूज्ड इन सर्टेन पीरियड्स, क्लास एंगेज्ड इन गेम्स, इंग्लिश में देखो, हिंदी में शायद कुछ समस्या है कि जितने भी आपके कमरे और खेल के मैदान है वो यूज होंगे इन सर्टेन पीरियड्स, क्लास एंगेज्ड इन गेम्स। अब इसका क्या मतलब है? ये थोड़े ना कि भी कब खेलने के लिए कमरे वगैरह अवेलेबल होंगे या सारी चीजें, ये सारी आपके कैलेंडर का हिस्सा नहीं होती है, बल्कि स्पेशल लेक्चर, कोई सेमिनार है, फन फेयर्स है, कल्चरल एक्टिविटी, ये सारे कैलेंडर का हिस्सा होती है। प्रोबेबल एग्जामिनेशन की डेट, करिकुलर, को करिकुलर एक्टिविटीज, ये सब कैलेंडर का हिस्सा होती है। जो नहीं होता वो क्या है? ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, जो कि स्कूल कैलेंडर का हिस्सा नहीं होता है। स्कूल डेवलपमेंट प्लान इज मैंडेटरी अकॉर्डिंग टू, एसडीबी किसने दी, किसके अकॉर्डिंग आता है? तो मैंने आपको बताया था जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009, इसके अकॉर्डिंग आपका जो स्कूल डेवलपमेंट प्लान है वो नेसेसरी है, जो कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यहाँ पर डेवलप करेगी। ये आरटीई के अंदर बताया गया है।
Which of the following is not a function of school management committee? SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जो कि SDP स्कूल डेवलपमेंट प्लान यहाँ पर बनाती है एक स्कूल के लिए, जितनी भी चीजें यहाँ पर रिक्वायर होती है बच्चे की इफेक्टिव लर्निंग के लिए, फिर चाहे वो टीचर्स की अवेलेबिलिटी हो, टीचर के इफेक्टिव टीचिंग की बात हो, स्कूल के अंदर किसी भी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कुछ भी चीजें जो कि बच्चे की लर्निंग को अफेक्ट करती है, वो आपका SDP के अंदर आता है। तो कौन सा फंक्शन नहीं है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का? ये सुपरवाइज कर 2WO नहीं है, 2 है, ठीक है। 2 सुपरवाइज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, बिल्कुल SMC बिल्कुल देखेगी भाई, आपका स्कूल में अगर कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो रही तो SMC देखेगी, इसको स्कूल मैनेजमेंट कमेटी देखेगी। मेकिंग एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्र की एजुकेशन पॉलिसी ये जो SMC है वो नहीं देखती है, वो अपने स्कूल तक ही सीमित रहती है, राष्ट्र के बारे में डील नहीं करती है। मॉनिटर करती है डेवलपमेंट ऑफ स्कूल इन वेरियस सब्जेक्ट, बिल्कुल ये भी सही बात है, 1 और 3 बिल्कुल सही है, बट हमें नो पूछा है तो ओनली 2 यहाँ पर ऑप्शन है जो कि इस चीज के अकॉर्डिंग सही नहीं है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही है, ठीक है। तो ओनली 2 जो है यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी? स्कूल प्रबंधन समिति का राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग कौन सा फंक्शन नहीं है? प्रिपेयर करना स्कूल डेवलपमेंट प्लान, ये तो है। मॉनिटर करना यूटिलाइजेशन ऑफ ग्रांट्स को भी, यूटिलाइजेशन जो भी पैसा वगैरह है आप उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे ये भी है, और स्कूल का वर्किंग को भी मॉनिटर करते हैं। लेकिन एनकरेज करना पेरेंट्स को टू पनिश देयर चाइल्ड, ये कौन सी बातें होती है भाई? पनिश तो हम कर ही नहीं सकते बच्चे को पनिश कैसे कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते हम बच्चे को पनिश। स्कूल कम्युनिटी पार्टनरशिप इन्वॉल्व, स्कूल समुदाय जो भागीदारी है वो क्या बताती है? यूज ऑफ स्कूल और नेबरहुड फैसिलिटीज टू इक्विपमेंट, शेयरिंग रिसोर्सेज, ये दोनों ही पॉइंट्स यहाँ पर सही है कि आपस में वो अपनी फैसिलिटीज और इक्विपमेंट को यहाँ पर शेयर करते हैं, शेयरिंग रिसोर्सेज भी होता है। तो 1 और 2 बोथ 1 और 2 यहाँ पर क्या है? सही है। कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आपके बताना कमेंट करके। बिल्डिंग पार्टनरशिप, किसके साथ हम लोग पार्टनरशिप यहाँ पे बिल्ड कर रहे हैं जो कि जरूरी है? टू इंप्रूव अपॉर्चुनिटी एंड आउटकम्स फॉर द स्टूडेंट, टू रेज पेरेंट्स अवेयरनेस ऑफ देयर एबिलिटी एंड कॉन्सिक्वेंटली इंप्रूव देयर चिल्ड्रन लर्निंग एंड वेलबींग। तो यहाँ पर जो किसके साथ साझेदारी बनाना, छात्रों के लिए अपनी क्षमता के बारे में माता पिता की जागरूकता बढ़ रही है भाई, तो किसके साथ पार्टनरशिप हो रही है? पेरेंट्स एंड फैमिली के साथ पार्टनरशिप हम लोग बढ़ा रहे हैं, ठीक है। कम्युनिटी के साथ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर पेरेंट्स और फैमिली के साथ बढ़ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे बात किसकी हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है पेरेंट्स की हो रही है, ठीक है। अवेयरनेस ऑफ देयर एबिलिटी किसकी? पेरेंट्स के। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग पार्टनरशिप विद नेबरहुड, यानी कि आप नेबरहुड स्कूल के साथ साझेदारी क्यों करते हो? नेबरहुड स्कूल के साथ, अच्छा ये क्यों होती है नेबरहुड स्कूल के साथ पार्टनरशिप? मान लीजिए ये आपका कोई A स्कूल है और ये आपका कोई B स्कूल है। A स्कूल मान लीजिए इतना फंडिंग इसके पास नहीं है, थोड़ा छोटे लेवल का हो जाता है। B स्कूल मान लीजिए बहुत हाई फाई है। तो अगर ये आपस में पार्टनरशिप कर लेते हैं तो यहाँ पर जो बच्चे हैं जिनके पास सोर्सेज, कोई जो लैक ऑफ सोर्सेज है इनके पास इतने स्रोत नहीं है, तो वो अगर यहाँ पर इनके स्रोत ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए इनके पास बहुत अच्छे टीचर है, हाई फाई क्वालिटी के टीचर है, बहुत अच्छे टीचर है, उनकी समझ बहुत अच्छी है, तो अपने टीचर्स को यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर सारी चीजें अपने आप में, पार्टनरशिप का मतलब ही क्या है भाई? एक तरीके से बच्चे की लर्निंग करनी है, हमने बच्चे की इफेक्टिव लर्निंग करनी है, तो रिसोर्सेज को ये लोग अपना यूज कर सकते हैं। तो पर्पज ऑफ क्रिएटिंग पार्टनरशिप विद नेबरिंग स्कूल शुड नॉट रिलेट टू, मतलब रिलेट है इन सब में लेकिन एक में नॉट रिलेट है। इंप्रूविंग, बिल्कुल पेडागोजिकल अप्रोच तो हम लोग इंप्रूव करते हैं, बैरियर्स को भी रिमूव करते हैं, और ट्रांजिशन पाथवेज बिटवीन स्कूल भी है, लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ लर्नर को रिमूव नहीं करना है हमें, बिकॉज हमें करना ही क्यों है? इंडिविजुअल डिफरेंस तो हम लोग एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेकर के चल रहे हैं। हर बच्चे के थॉट पैटर्न अलग होता है, हर बच्चे का सोचने का नजरिया अलग होता है, हर बच्चा अलग तरीके से चलता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर D जो है वो इसके अकॉर्डिंग नहीं है। ऑप्शन के मतलब ऑप्शन ठीक है ये D वाला, 4 वाला। इन विच टाइप ऑफ लीडरशिप डू लीडर पोस्टपोन डिसीजन? देखिए यहाँ पे लीडर जो है अपने डिसीजन को पोस्टपोन कर रहा है। तो लेजर स्फीयर लीडरशिप आपकी 0 टाइप वाली थी, डेलीगेटिव वाली थी, ठीक है। डेलीगेटिव जो कि बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी, ये तो ये कह रहे थे कि भाई हमें काम चाहिए, हमें नहीं पता तुम कैसे करोगे, ठीक है। डेमोक्रेटिक क्या है? जो कि आजादी देते हैं अपने लीडर्स को। ऑटोक्रेटिक बिल्कुल भी आजादी नहीं देते, ये अपने डिसीजंस को मन चाहे तब क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, अपने डिसीजन को पोस्टपोन कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाता है? यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडरशिप स्टाइल इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर प्रोमोटिंग ह्यूमन वैल्यूज? शिक्षा प्रणाली के अंदर मानवीय मूल्यों को प्रमोट करना है, तो कौन सी लीडरशिप क्वालिटी यहाँ पर सही होगी? लीडरशिप विद डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, लीडरशिप विद फुल ऑटोनॉमी, कंसल्टेटिव या फिर डेलीगेटिव टाइप? तो देखिए यहाँ पर जब हम डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करते हैं, डायरेक्ट किसी चीज के साथ जब हम पार्टिसिपेशन करते हैं तो वो जो चीज है वो एक तरीके से इफेक्टिव होता है, अच्छी होती है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाता है? सही हो जाता है।
थ्योरी ऑफ लीडरशिप एम्फसाइजेस ऑफ कोऑपरेशन, एथिक्स एंड हायर ह्यूमन वैल्यूज। कौन सी यहाँ पर लीडरशिप है जो कि एक अच्छे एथिक्स को, अच्छे हायर ह्यूमन वैल्यूज को यहाँ पर और एम्फसाइज कर रही है, कोऑपरेशन को। ये तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आ जाती है, बिकॉज यहाँ पर बदलाव हो जाता है, किसी भी जो भी पर्टिकुलर है उसके अंदर क्या हो जाते हैं, बदलाव हो जाते हैं, यानी कि जो अपने पुराने जिस तरीके से वो चीजें लेकर के चल रहा था वो एक नई तरीके से सब चीजें लेकर के चल रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन को आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना भाई, इसको अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना, हो सकता है आपको भी यहां से क्वेश्चन देखने को मिले। तो ट्रांसफॉर्मेशन इसका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाता है। नेक्स्ट है लीडर एज डैश रिकॉल्स एंड एनालाइज हिज आर ओन एक्सपीरियंस। अब बताओ लीडर कैसे बिहेव करता है जब वो खुद के एक्सपीरियंस को एनालाइज करता है और अपने जो डिसीजंस हैं टू अराइव एट सम इन्फॉर्म्ड डिसीजन, यानी कि वो खुद से ही अपने डिसीजंस पे एनालाइज कर रहा है, खुद के डिसीजन को एनालाइज कर रहा है कि वो सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये कब कर रहा था, ये कब कर रहा था, वो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर में कर रहा था कि वो अपने खुद के डिसीजन को, अगर मान लीजिए उसके अंदर डिसीजन के अंदर कोई बदलाव की जरूरत है तो वो बिल्कुल मानता है इस चीज को। लीडर जब रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर होता है तो वो बिल्कुल मानता है, अगर कोई फीडबैक देता है मान लीजिए अगर उसको गलत लगता है तो उसको बिल्कुल चेंज करता है। तो अपने खुद के भी डिसीजन को यहाँ पर एनालाइज करता है एक लीडर, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर जो है चिंतनशील एक तरीके से हो जाते हैं ये, जो कि चिंतनशील होते हैं, अपने खुद के डिसीजंस के बारे में भी थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इंस्ट्रक्शन लीडरशिप, इंस्ट्रक्शन लीडरशिप के बारे में कौन सा एक है जो कथन सही नहीं, इज ट्रू मतलब सही है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन लीडरशिप क्या था, गिव एंड टेक वाला था, सिनेरियो था, गिव एंड टेक वाला सिनेरियो था कि आप एक हाथ दो और एक हाथ लो, मतलब आप काम करोगे तो हम आपको पैसा दे रहे हैं। तो इसके बारे में कौन सा सही है, इट इंक्रीज द कमिटमेंट एंड कैपेसिटीज ऑफ स्कूल स्टाफ, ये जो है स्कूल के कर्मचारियों की प्रतिबद्धता और क्षमताओं को बढ़ाता है। इन्फ्लुएंस करता है अदर्स बाय अपीलिंग द नोशंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, नहीं ये थोड़े ना होता है। इट इन्फ्लुएंस द वर्क ऑफ टीचर्स इन अ वे दैट विल इंप्रूव, ये एक ऐसा इन्फ्लुएंस करता है टीचर्स के काम को। भाई आप जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल है, वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं मीटिंग्स में टीचर्स को कि भाई आप ऐसे ऐसे काम करिए, आपको अच्छे तरीके से काम करना है, बच्चों को ये सारी चीजें आ जानी चाहिए है। तो वो जो इंस्ट्रक्शन उसने दिए है वो कैसे इफेक्ट करेगा, वो इन्फ्लुएंस करता है टीचर के काम को, कहीं ना कहीं टीचर उस चीज से प्रभावित होते हैं और इन्फ्लुएंस करता है ताकि क्या कर पाए, इंप्रूव कर पाए स्टूडेंट्स की अचीवमेंट को। तो बच्चों के हित में हो रहा है ये सारी चीजें, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 क्या है आपका, सही है इंस्ट्रक्शन लीडरशिप के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीडरशिप इज टू क्रिएट एंड अचीव विजन अबाउट, जो नेतृत्व है वो क्रिएट करता है और अचीव करता है विजन को, किसके बारे में, मोटिवेट एंड इंस्पायर इंडिविजुअल, इन्फ्लुएंस करता है, मोटिवेट करता है और मोटिवेशन इंडिविजुअल्स को देता है। तो जो भी लीडरशिप होते हैं, जो भी लीडर्स होते हैं, जो भी अपने विजन के बारे में थोड़ा सा सोचते हैं, वो इन्फ्लुएंस करने की भी हिम्मत रखते हैं, मोटिवेट भी करते हैं और इंडिविजुअल्स तक को मोटिवेट यहाँ पर करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लीडरशिप अप्रोच इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन शुड फॉलो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गुड टीचर्स, कौन सी लीडरशिप अप्रोच यहाँ पर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जहाँ पर ट्रेन करा जाता है, जहाँ पर एक तरीके का प्रशिक्षण दिया जाता है, तो किस तरह की लीडरशिप वहां पर अच्छी रहेगी ताकि अच्छे टीचर्स को ट्रेन हम लोग कर पाए, मार्केट में कह रही हूँ अच्छे टीचर्स जो है स्कूल में यहाँ पे आपको आ पाए, तो किस तरह की लीडरशिप यहाँ पर चाहिए इनको प्रशिक्षण देने के लिए, ट्रेड ओरिएंटेड, ट्रांसफॉर्मेशनल, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशनल हमारी जो लीडरशिप है कहीं ना कहीं जो परिवर्तनकारी जो आपकी नेतृत्व है वो होना चाहिए, ताकि जो भी आपके जो भी प्रीवियस जो आपका बिहेवियर है उसको त्याग करके हम नई चीजों को यहाँ पर अपना सके, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपके क्वेश्चंस यहाँ पर बन पा रहे हैं। ये थे आपके आज का यूनिट, आज की मैराथन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यूनिट 4 हमने करी है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप के बारे में, स्कूल संगठन और नेतृत्व के बारे में। वीडियो पसंद आई है, अगर आपको मैराथन सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना, बिल्कुल फ्री होता है, बिल्कुल पैसा नहीं लगता है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, एक कल ही मिलती हूँ आपसे, 5 यूनिट का जो मैराथन है उसको करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।